ठीक हो गया, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी स्टार्ट करते हैं। हम पाक अफेयर्स की बात कर रहे थे, और पाक अफेयर्स में हमने जो 1947, जो जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, उससे स्टार्ट किया था। और हम 1973 जो है उस तक पहुंच गए थे। 1947 से जो हमने शुरू किया था हमारा सफ़र, वो हम 1973 तक पहुंच गए थे। इस टाइम फ्रेम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, वो हम पॉलिटिकल साइंस बेसिक का जो हमने कमरा बनाया था उसके अंदर कवर की थी। और जो पॉलिटिकल उसकी डोमेन है, वो हमने कल कवर की है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मवाद है, बहुत ज़्यादा डाटा है। आपने इतना ही कवर करना है जितना आपको बताया है। हाँ, इसमें बिट्स जरूर ऐड करें, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पीएचडी तो नहीं करनी ना। आपने जस्ट एक स्ट्रक्चर की हद तक तैयार करना है और उसमें बिट ऐड करने हैं। तो हम 1977 पे पहुंच गए थे। आपको मैंने जैसे बताया कि 1970 के अंदर क्या होता है। 1970 के अंदर दिसंबर 1970 के अंदर आम इंतखाबात होते हैं। आम इंतखाबात। और इंतखाबात की जो अहमियत है वो मैं आपको वॉइस मैसेज में बात बता चुका हूँ। तो इंतखाबात को आमतौर पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, एक जमहूरी के मुल्क के अंदर फाउंडेशन कहा जाता है, बेस कहा जाता है। एक इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती जब उसकी बेस ना हो। तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ है इंतखाबात। तो 1970 के अंदर पहले आम इंतखाबात होते हैं। पहले आम इस इंतखाबात इस वजह से कि इससे पहले जितने भी इंतखाबात हुए थे वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में थे। कैसे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में थे? पहली बात तो ये कि उनके अंदर जो वोटिंग एज थी वोटिंग एज थी, वो 18 से ज़्यादा थी। तो इसको क्या आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं थी। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है कि 18 साल से ज़्यादा मर्द और खवातीन जो हैं वो वोट कास्ट करते हैं। तो जो पहले इंतखाबात हुए उनमें ये ऐसा नहीं था, एक बात। और दूसरी बात, जो 1962 के अंदर इलेक्शन होता है, उसके अंदर अवाम ने एक इलेक्टोरल बॉडी का इंतखाब किया होता है, और उस इलेक्टोरल बॉडी ने 1965 में इंतखाबात होते हैं, बीडी मेंबर्स का इंतखाब करना होता है। और बीडी मेंबर ने आगे जो पार्लियामेंट्स हैं उनका इंतखाब करना था। और साथ में दूसरा उनको, हाँ जी, आवाज़ कट रही है। अब आवाज़ क्लियर है ना? जरा मुझे बताइए कहाँ मैं पहुंचा था, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, वो सिग्नल्स का इशू होगा। कहाँ पे था मुझे ये बताएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जहाँ पे आवाज़ कटे आप मैसेज कर दिएगा। अच्छा, 1962 मैं आपको ये बता रहा था। इंतखाबात हुए थे, उनके अंदर कुछ खास फीचर्स नहीं थे जो इसके अंदर थे। क्या खास फीचर्स नहीं थे उनके अंदर? पहली बात, वो तमाम इंतखाबात यूनिवर्स एडल्ट सफरेज को कवर नहीं करते थे। यूनिवर्स एडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है इंतखाबात में 18 साल या उससे ज़्यादा के जो मर्द और औरत हैं वो वोट कास्ट करते हैं। हाँ, इसमें जो पागल हैं, ये जिनका जहनी तवाज़ुन ठीक ना हो या सीरियस क्रिमिनल हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते, बाकी सब होते हैं। तो उनके अंदर ये नहीं था। उनके अंदर जो वोटिंग एज थी वो 23 थी, किसी में 24 थी, तो ये ज्यादा थी। तो मतलब ये एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। तो इसकी बेस पे हम उसको आम इंतखाबात नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो लोग हैं उन्होंने डायरेक्ट वोट नहीं करना था। वो एक बीडी बॉडी को चूज करते थे, और बीडी बॉडी जो है ना वो उसको सदर को मुंतखब करती थी। जैसा कि 1962 के अंदर था कि आम लोगों ने बीडी मेंबर, यानी कि बीडी का मतलब बेसिक डेमोक्रेसी में था। ये 80 मेंबर का एक ग्रुप था, 80K का, 80,000 का, उनको मंतखब करते थे। और ये जो है सदर को, पार्लियामेंट को मंतखब करते थे। ये मैं सारा पहले पॉलिटिकल साइंस बेसिक के अंदर पढ़ा चुका हूँ।
फिर 65 के इंतखाबात भी ऐसे ही हुए। उसके बाद फिर ये तीसरे इंतखाबात थे हमारे। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जिसको पहले आम इंतखाबात भी कहते हैं, इसके अंदर 18 या 18 से ज्यादा के जो तमाम मर्द और औरत थे, तमाम को वोटिंग राइट्स हासिल थे। 7 दिसंबर 1970 को इंतखाबात होते हैं, और पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ये इंतखाबात होते हैं। इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं? रिजल्ट से निकलते हैं कि उस वक्त जो बहुत सी पार्टीज कंटेस्ट कर रही थी, उसके अंदर जो बड़ी बड़ी पार्टीज थी, एक थी अवामी लीग और एक थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बता चुका हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाई थी। अवामी लीग को हेड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, और पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब इसमें जनाब इंतखाबात होते हैं, इसके रिजल्ट्स ये निकलते हैं कि उस वक्त का जो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान भी था, और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान भी था। दो बॉडीज थे ना, ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त, वेस्ट पाकिस्तान भी था। तो दोनों में इंतखाबात होते हैं, और इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं? रिजल्ट्स ये निकलते हैं कि जो अवामी लीग है, ये 162 सीट्स लेने में कामयाब होती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये 81 सीट्स लेने में कामयाब होती है। अब क्या होता है? पीपी बता चुका हूँ 1967 में। अच्छा, ये 1962 में, 1962 कह रहा हूँ कि 162 सीटें अवामी लीग लेती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 81 सीटें लेती है। अब ये जो अवामी लीग होती है, ये जो ईस्ट पाकिस्तान होता है, इसके अंदर इसकी तकरीबन जितनी भी सीट्स होती है ना, मोस्टली भी ये क्लीन स्वीप करती है, सारी सीट्स वो जीत लेती है। ये वेस्ट पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप तो नहीं करती, ठीक है, लेकिन काफी ज्यादा सीट्स हैं ये वेस्ट पाकिस्तान में से ले लेती है। और टोटल जो पाकिस्तान की आबादी थी उस वक्त की, उसका जो 55% आबादी थी ना, वो तो रहती ही यही थी, ये ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रहती थी। अब इस इंतखाबा इन रिजल्ट से ना जाहिर है कि मुल्क का उस वक्त जो था, ये जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था, उसके तहत ये इंतखाबात हुए थे ना। और उसके अंदर ये कैटेगोरिकली मेंशन्ड था कि जो पार्टी मोर देन 50% सीट्स लेने में कामयाब हो जाएगी, तो प्राइम मिनिस्टर उसी का होगा। तो लाजमी सी बात थी कि प्राइम मिनिस्टर अवामी लीग का बनना चाहिए था, और अवामी लीग का मतलब शेख मुजीबुर रहमान को बनाई चाहिए चाहिए था। लेकिन अवाम ने तो मैंडेट शेख मुजीब को दिया, लेकिन जो याया खान था उस वक्त, जो सदर था, ठीक है, और इस तमाम इलेक्शन प्रोसेस को हेड कर रहा था, वो उसने, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि हार गया था, ये दोनों नहीं चाहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान को प्रीमियरशिप मिले, ठीक है। ये चाहते थे, इनका प्लान ये था कि प्रीमियरशिप बना ले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सदर जनाब याहिया खान को सदर बना देंगे, शेख मुजीब को साइड पे कर देंगे। ये तो इनकी ख्वाहिशात थी ना, लेकिन ये ख्वाहिशात अपनी मिटरलाइज करना चाहते थे। तो इन मिटरलाइज जब ये ख्वाहिशात को करना चाह रहे थे, तो असल में ये तकलीफ किसको दे रहे थे? ये तकलीफ शेख मुजीब को दे रहे थे, हाँ दे रहे थे। इससे ज्यादा तकलीफ जो दे रहे थे ना, ये मुझे और आपको दे रहे थे, अवाम को दे रहे थे। क्यों? ये जो मैंडेट था शेख मुजीब का, ये किसने दिया था? अवाम ने दिया था। और ये अवाम के मैंडेट को अवाम के मुंह पर मार रहे थे। ऐसे ही कोई स्कीम बनाई गई। होता क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट कैसे होते हैं? होता यह है कि जनाब, जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स निकलते हैं, तो शेख मुजीब को पता चल जाता है कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो इसके लिए विक्ट्री मनाता है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। और ईस्ट पाकिस्तान वालों को भी खुशी होती है कि पहली दफा हमें जनाब कोई प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। इससे पहले ईस्ट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन रही थी, लेकिन उनकी जो ड्यू राइट्स है, उस तरह उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली थी। अब क्या होता है? अब जनाब, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं और जो सदर हैं, ये दोनों क्या होते हैं? बदनीयत होते हैं, और बदनीति करते हैं। और क्या कहते हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कहते हैं सदर को, यानी जाहिर खान को, कि आप जो असेंबली का सेशन है वो ना बुलवाएं। क्यों?
जब इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर जो सदर होता है वो असेंबली का सेशन बुलाता है, और सेशन के अंदर जो लोग जीते होते हैं उससे पहले वो हलफ उठाते हैं। तो वो हलफ उठाते हैं सबसे पहले, पहले सेशन में, पहले वो सेशन को कॉल करता है, और सेशन को कॉल करके वो क्या करते हैं, हलफ उठाते हैं। अभी भी ये रिसेंटली मामला चल रहे हैं, अभी भी ये मामला चल रहे हैं। ठीक है। अभी आप देख रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर ये सूबाई असेंबली के अंदर भी यही हो रहा है, और कौमी असेंबली के अंदर भी यही हो रहा है। तो इनको बुलाते हैं, और वो उनको बुलाते हैं, आमतौर पर पहले हलफ लेते हैं, और हलफ के बाद पीएम का इंतखाब होता है। तो लाजमी बात है, पीएम मुंतखब करने के लिए आपको इजलास बुलाना पड़ेगा ना। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कहते हैं सदर को कि आप इजलास ना बुलाएं, और ये जो सदर होते हैं यही खान, ये कहते हैं ठीक है नहीं बुलाते, तो ये क्या करते हैं, उस इजलास को डिले करते हैं। एक दफा डिले करते हैं, दूसरी दफा डिले करते हैं, तीसरी दफा डिले करते हैं, डिले करते रहते हैं, जो कि सरीहन और खालिस्तन वायलेशन थी किसकी, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर की, जो एक तरह का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही था। उसके अंदर भी मेंशन था कि इंतखाबात के फौरन बाद सदर पाकिस्तान इजलास बुलाएंगे, लेकिन वो नहीं बुलाते। क्या होता है, जब ये नहीं बुलाते तो बात समझ गए शेख मुजीब, और अपनी अवाम को जाके बताते हैं कि देखें आपने तो मुझे मैंडेट दिया है, लेकिन ये जो अ, बैठे हैं ना लोग, ये मुझे इक़्तिदार नहीं दे रहे। तो फिर क्या होता है, अवाम प्रोटेस्ट करती है। लाजमी बात है, अभी भी जो इंतखाबात हुए हैं, और बहुत से लोग समझते हैं कि इनके अंदर गड़बड़ हुई है नहीं हुई, इसके बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं। तो उसको एक तरह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और उसमें उस वक्त भी ऐसे ही होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, और फिर क्या होता है, प्रोटेस्ट शिद्दत अख्तियार करते जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो सदर होते हैं यही खान, जनाब शेख मुजीब को अरेस्ट करवा लेते हैं, गिरफ्तार करवा लेते हैं, कि ये जनाब लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है, ये गद्दार है, ये है, ये वो है, ये है, ये वो है। एक हाई बनाई जाती है, गिरफ्तार कर लिया, शेख मुजीब जनाब जेल में जाके बैठ जाते हैं। तो जब आप जेल में किसी को बैठा देते हैं तो इसका मतलब आप उस बंदे को तो आपने जेल में कर दिया है, लेकिन उसने जो नजरियात प्रमोट किए होते हैं वो कैद कभी भी नहीं होते। इसको आज आज की आप करंट कंटेम्प्रेरी जो मामला है उसमें भी देख सकते हैं। अभी भी रिसेंटली किसी एक सियासतदान को जेल में तो बिठा दिया गया है, लेकिन उसके नजरियात तो नहीं दब रहे। तो ऐसा शेख मुजीब के साथ उस वक्त होता है, मामला जोर पकड़ते हैं, शिद्दत अख्तियार हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो कंट्रोल हालात वहाँ की जो सर्विस होती है, यानी पुलिस वहाँ की होती है लोकल, जो पाकिस्तान की होती है वहाँ पे, उसके कंट्रोल में नहीं रहते। फिर जनाब सदर पाकिस्तान वहाँ पे एक ऑपरेशन, आर्मी ऑपरेशन का ऐलान करते हैं, और कहते हैं कि आर्मी जाएगी और जाके इन बंगालियों को सीधा करेगी, बड़े आए बंगाली, और उनको गालियां भी देते हैं। ये जनाब रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, छोटे कद के काले, ये वो, इसी तरह की बातें। बहुत सी बातें मैं यहाँ नहीं बता रहा। और ऑपरेशन सर्च लाइट था, बिल्कुल ये सर्च लाइट ऑपरेशन था इसका नाम। सर्च लाइट था कि वो मकसद इसका ये नाम का ये होता है कि जाएं और जनाब ये जो जो मामलात खराब कर रहे हैं, झूठे लोग हैं, इनको पकड़ें और इनको बिहाइंड द बार करें। ऐसा ही होता है, आर्मी ऑपरेशन शुरू हो जाता है। लेकिन ये बात अ, याद रखिएगा कि आपकी आर्मी हर किसी से लड़ सकती है, आपकी आर्मी हर किसी से लड़ सकती है, लेकिन आपकी आर्मी आपके साथ नहीं लड़ सकती। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, आर्मी ऑपरेशन शुरू हो जाता है, और एक बड़ा वायलेंट ऑपरेशन होता है। होता क्या है, आर्मी के लोग कौन होते हैं, उसी अवाम के होते हैं ना, आपके अपने ही होते हैं। लेकिन वो जब लोग समझ लेते हैं कि ये जो आर्मी आई है ये तो हमारे मैंडेट को दबा रही है, ये तो हमारे हैं ही नहीं, उन आर्मी को सबसे ज्यादा जो मारने वाले लोग होते हैं वो खुद वही लोग होते हैं। ये सारी मामला चल रहे होते हैं, तो यहीं पे जब आप कमजोर होते हैं ना, आप मुश्किल वक्त में होते हैं, तो आपका जो दोस्त होता है ना वो आपके साथ खड़ा होता है, और दुश्मन आपको और तकलीफ देता है। ऐसा उस वक्त भी होता है। और हमारा जो दुश्मन उस वक्त का, भारत, वो कहता है ठीक है ये तो हालात खराब हैं,
इसका मैं भी फायदा उठाता हूँ। वो क्या करता है कि एक ग्रुप तैयार करता है जिसको नाम देते हैं मुक्ति बाहिनी का। मुक्ति बानी वो एक ग्रुप तैयार करता है, उन लोगों को जनाब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि आप पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़ें, और आपका ये और वो, और एक पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है भारत के अंदर। भारत के अंदर भी कराई जाती है, इसके अंदर भी कराई जाती है। तो भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, ऑपरेशन चलता रहता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि पाक आर्मी को वहां पे सरेंडर करना पड़ जाता है। और हमारे जनाब जनरल नियाजी साहब जो थे, वो क्या होते हैं कि पहले तो बड़ी भड़के मारते थे, फिर बाद में वो वहां पे सरेंडर कर लेते हैं। और इन्होंने कई ऐसे बयानात भी दिए हैं जो कि इंतहाई अखलाकियात से गिरे हुए थे। खैर, ये होता यह है कि हम 16 दिसंबर 1971 का एक ब्लैक डे देखते हैं, जिसमें जो ईस्ट पाकिस्तान होता है ये हमसे अलग हो जाता है, हमारी आर्मी सरेंडर कर देती है। और हम उनके साथ मुआहदा करते हैं कि जनाब हमारी आर्मी उनके कब्जे में आ जाती है ना, क्योंकि आर्मी उसको चारों तरफ से जनाब भारत कवर कर लेता है। अब हमारी जो 90,000 के करीब फौजी होते हैं वो भारत के कवर उसमें आ जाते हैं। और साथ में जब ये सारे मामला चल रहे होते हैं, तो चूंकि उस वक्त हम भारत के ऊपर भी, जब भारत का हमें पता चलता है तो हम भारत के ऊपर ऐसे अटैक करते हैं अपने इस पे जो मशरकी सरहद है वहां से। तो यहाँ भी भारत, यहाँ भी हमें जनाब वहां पे रिटेलिएट करता है और हमारा काफी सारे एरिया यहाँ भी कब्जा कर लेता है। तो भारत के पास हमारे 90,000 फौजी भी होते हैं, और साथ में ये एरिया भी इस पे कब्जे में होता है। और हम क्या करते हैं कि सीज फायर करवाते हैं यूएनओ के थ्रू, और उसके रिजल्ट में हमारे 90,000 फौजी उनके पास हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, बांग्लादेश को अपने हाथ से चला जाता है। तो इस तरीके से फाला ढाका, ये सुकूत ढाका हो जाता है। तो इस सारे मामलात से आपने जो एक लाइन हमने सीखी उस वक्त, जो कि दर हकीकत नहीं सीखी, और वो क्या थी, वो ये थी कि अवाम का जो मैंडेट है ना, इसकी कदर करें। अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगे तो यही मामलात होंगे। तो हमने ये उस वक्त ये लेसन सीखा, लेकिन हमने नहीं सीखा। फिर क्या होता है, जब ये मामला सारे हो जाते हैं तो कौन खुश होता है? या खान खुश होता है। कौन खुश होता है? जुल्फकार भुट्टो खुश होता है। अच्छा है, कालों से, छोटे काद वालों से जान छूटी, जान छूटी। फिर क्या होता है, हुण जी थे असी थे, खुल के खेडांगे, खुल के खेडांगे, खुल के खेडांगे। आपका घर के दो हिस्से हों, एक हिस्सा आपके हाथ से चला जाए और आप यहाँ पे जश्न मनाएं और आप कहें कि हम खुल के खेडांगे, तो आपके बारे में अच्छे अल्फाज तो किसी के भी नहीं हो सकते, हमारे भी नहीं है। अब जनाब यहाँ पे, खैर, हम वो अलग हो जाते हैं, एक डीमोरलाइज नेशन होती है, सारे मामला होते हैं अब 71 में। उसके बाद 1972 के अंदर हमारा एक मुआहदा होता है, किसके साथ? इंडिया के साथ, जिसको आप शिमला अग्रीमेंट भी कहते हैं, शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, इसकी डेट भी है, 3 जून है या 3 जुलाई है या 2 जुलाई है, इस तरह की कोई डेट है, चेक करके मैं बता दूंगा आपको। 1972 के अंदर ये एक शिमला एग्रीमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इस एग्रीमेंट के अंदर कौन से लोग शामिल होते हैं? इसके अंदर जनाब एक तरफ तो भुट्टो साहब होते हैं, और दूसरी तरफ भारत की प्राइम मिनिस्टर होती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है ना, ये जो महात्मा गांधी है उसकी बेटी है। इन दोनों के दरमियान ये मुआहदा होता है शिमला एग्रीमेंट। इसके अंदर बेसिकली ये जो जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वार थे, जितने भी 90,000 फौजी हैं, ये भारत कहता है कि हम जनाब इनको ये आपको वापस कर देंगे, और ये सारा और जो जमीन पे कब्जा किया होता है वो वापस कर देंगे। तो ये सारा इस तरह का मुआहदा होता है। और साथ में ये होता है कि हमारी जो कश्मीर के साथ पहले सीज फायर लाइन थी, उसका नाम फिर तब्दील करके लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया जाता है। ये भी इसके अंदर एक शिक होती है। दूसरी शिक मैंने आपको बता दी होती है कि ये 90,000 फौजी आपको वापस कर देंगे, ये जो लैंड है ये भी वो छोड़ देते हैं, और अल्टीमेटली और साथ में ये कहते हैं कि आप इस धरती को, ये जो बांग्लादेश है, इसको एडमिट करेंगे। तो ये एक शिमला एग्रीमेंट था। ठीक है, जो कि इंदिरा गांधी और भुट्टो के दरमियान में 2 जुलाई है या 3 जुलाई है 1972 को हुआ। ये मामला हो जाता है। उसके बाद
जो ये असम्बली जो इलेक्शन हुए थे 1930 70 के अंदर, इसमें जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे ना, जो लोग जीते थे, उनकी एक पार्लियामेंट बनाई जाती है, असम्बली बनाई जाती है। और उस असम्बली का क्या होता है फिर, वो असम्बली क्या करती है, जनाब उसको जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करती है। और साथ में उसका काम होता है कि जी आप क्या करें, आप आयन साजी करें। तो आयन साजी के लिए कमेटीज बनती हैं, वो वर्किंग होती है, और आयन साजी का काम भी यहीं से होता है। और जो ये जो असेंबली है, ये 10 अप्रैल 1973 को आयन का मसौदा जो है ना वो पास कर लेती है, 10 अप्रैल 1973 को। और 19 अप्रैल 1973 को ये जो मसौदा है आयन का, इस पे सदर भी साइन कर लेते हैं। ठीक है। और यही जो आयन है ये 14 अगस्त 1973 को ये आयन इन्फोर्स हो जाता है। ये आयन वाली बात है तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब 1973 में हम पहुंच गए हैं, आयन आ गया, पीएम जुल्फ़िकार भुट्टो है, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। ठीक है। और जुल्फ़िकार भुट्टो साहब पावर में है। तो जरा मुझे कंफर्म कर दें कि यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब इसमें बातें बहुत सारी हैं, इवन कि जो 1970 के जो वाकयात हैं अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इस पे इतना कुछ बताने को है, इतने मेरे जख्म है ना, वो आपको अगर मैं दिखाऊं तो आप हैरान होंगे। और बहुत कुछ है बताने को, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक तो हमारा ये, इसमें वन पेपर में इतनी ज़्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी। नहीं तो कहानियां तो यही है कि एक इसी 1970 के जो तमाम इश्यूज हैं, अगर उस पर बात की जाए तो शायद एक महीना तो इसी को ही हम पढ़ते रहे, इतनी इसमें डेप्थ है। कश्मीर सर, सी फायर। जी जी, मैं बताता हूँ यार मेहरीन, हाँ जी। मैं यही पूछ रही थी, ये सीज फायर लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल का सर थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, जी फिर जी, मैं बता कंफ्यूजन देता होती हूँ। है। ये देखें ना आपने, फिर वही ना, मैं आपको बताता हूँ। ये जब होता है कि ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान होता है तो, और शुरू में हमने पढ़ा था कि पढ़ा नहीं है ये, इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा। ये जो कश्मीर इशू है, पैलेस्टाइन इशू है, ये इंपॉर्टेंट हार्ड इशूज है ना, ये हमारा जो जीके का कमरा होगा ना अलग से, उसके अंदर ये कवर करेंगे। सरसरी तौर आपको बता देता हूँ। अब इसमें कश्मीर में हमारी जो है ना 1948 के अंदर हमारी पाकिस्तान की जंग होती है कश्मीर के साथ, कश्मीर के साथ कह रहा हूँ, भारत के साथ। तो भारत के साथ क्या होता है फिर, अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि कुछ जगह वो कब्जा कर लेते हैं और कुछ जगह हम कब्जा कर लेते हैं। क्योंकि जो कश्मीर की पूरी एक रियासत होती है ना, और ये सबसे लार्जेस्ट रियासत होती है उस वक्त की। ठीक है। ये कश्मीर के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। तो लार्जेस्ट रियासत होती है, तो इसका फैसला चूंकि नहीं वो हुआ होता, तो इन इसी के लिए हमारी जंग होती है पाकिस्तान की और भारत की। और अल्टीमेटली होता क्या है, होता यह है कि जो उन्होंने कब्जा कर लिया वो उनका, जो हमारा रह गया तो हमारा। तो हम इस कश्मीर का, और जो हमारा जहाँ पे हम सब कब्जा कर लेते हैं, तो वो वाला हिस्सा हमारा, और जो उन्होंने कब्जा कर लिया वो उनका। तो ये एक आरजी बॉर्डर ड्रा होता है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं होता, जिसको हम कहते हैं सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन, यानी कि जो उस वक्त जंग हुई थी उसमें जो सीज फायर हुआ था और जो लाइन ड्रा की गई थी ना, वो सीज फायर लाइन थी। इसी लाइन का नाम सीज फायर लाइन ही था, ये 1948 में हमने दे दिया था। फिर इसी को 1972 का जो शिमला मुआहदा है, इसी का नाम सीज फायर लाइन से क्या कर दिया जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। आज भी ये नाम लाइन ऑफ कंट्रोल ही है। और आपने सुना नहीं है कि खबरों में सुनते होंगे, एलओसी पे शेलिंग, एलओसी पे फायरिंग, एलओसी 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 बात करते हैं ना, तो ये वो एलओसी है। पता चल गया अब आपको, जिसने पूछा था ये आपको समझ में आ गई है। बाकी ये कश्मीर का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम जीके में करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है जी। अब बातें बहुत सारी हैं, फिर वो रह जाएगी चीजें, हमारा टॉपिक रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब 1973 का सारे मामलात हो गए और हम यहाँ पे आ गए। फिर 73 में जनाब प्राइम मिनिस्टर बन गए जुल्फ़िकार भुट्टो साहब। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की जो रिफॉर्म्स है, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब क्या करते हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जनाब एक स्कीम शुरू करते हैं नेशनलाइजेशन की। नेशनलाइजेशन का मतलब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब समझते हैं कि हमारे जो पब्लिक इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, या प्राइवेट जो इदारे हैं अच्छे अच्छे ना, इनको नेशनलाइज कर दें। यानी कि कहते हैं कि इनको सरकारी बना दें, यानी कि प्राइवेट से
सरकारी बना दें। ठीक है, तो इसके लिए वो जनाब नेशनलाइजेशन की स्कीम शुरू करते हैं। इसके लिए वो 1974 के अंदर जनाब बैंक्स को नेशनलाइज करते हैं। इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज कर देते हैं। इसी तरह काफी ज्यादा इदारे जो है ना उनको नेशनलाइज कर देते हैं, और इसका मुल्क को बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, अब ये इनके मामला चलते रहते हैं। उसके अलावा ये कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी लेकर आते हैं, कुछ अच्छी लेकर आते हैं, कुछ बुरी लेकर आते हैं, कुछ लैंड रिफॉर्म्स हैं। तो इसके टेन्योर के बारे में इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है आपको पढ़ना। अब ये मामला हो रहे थे साथ में। मैं 1973 से लेकर 1977 तक की जो 7 तरामीम है वो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस बेसिक्स में बता चुका हूँ, वो मैं नहीं बताऊंगा। अब ये मामला चलते रहते हैं, 75 आ जाता है, 76 आ जाता है। आगे क्या होता है? होता यह है कि जनाब 1977 के फर्स्ट जो फरवरी है, जो मार्च है, ये मैं चेक कर लूंगा। फरवरी या मार्च में क्या होता है कि इंतखाबात होते हैं दोबारा से। और उसमें क्या होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, ये मैसिव विक्ट्री हासिल करती है। ठीक है, और भी काफी सारी इसमें पार्टीज होती हैं, वो हार जाती हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें जीत जाती है। तो एलिगेशन ये लगता है कि पीपल्स पार्टी ने रिगिंग की है। तो जितने भी ये पोजीशन पार्टी होगी ना, उनका एक अलायंस बनता है, जिसको कहते हैं PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। पाकिस्तान नेशनल अलायंस, इसमें 9 जमातें होती हैं, 9 जमातें। ठीक है, बताया आपको क्या, 1970 में इंतखाबात होते हैं। पहले इंतखाबात कब हुए थे? 70 में हुए थे। फिर 73 में जनाब हमारा वो क्या हुआ कि आयन हमारा मंजूर हो गया, आयन हमारा हो गया। फिर 77 में इंतखाबात होते हैं। 77 में क्या होता है कि पीपल्स पार्टी मैसिव विक्ट्री जीतती है, और जो अपोजिशन में पार्टीज होती हैं, दूसरी पार्टीज होती हैं, वो 9 पार्टीज होती हैं, वो PNA बनाती हैं, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। और एक बड़ी एक मैसिव किस्म की मूवमेंट स्टार्ट करती हैं। क्या कहती हैं? कहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, धांधली की है, धांधली की है। बड़ा ज्यादा मतलब एक बड़ी एक प्रोटेस्ट होता है, और बड़ा हंगामारागी होती है, लोग भी इसमें शिरकत करते हैं, सारा कुछ होता है। अब पीपल्स पार्टी क्या कहती है? उनको पीपल्स पार्टी कहती है, पहले उनके साथ निगोशिएट करते हैं। पीपल्स पार्टी पहले तो नहीं उनकी बात सुनती, बाद में निगोशिएट करती हैं, और अल्टीमेटली इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा हो जाता है कि क्या होता है कि जो दोबारा इंतखाबात होंगे, हम चले इंतखाबात में लगे हुए हैं, तो दोबारा इंतखाबात होंगे। लेकिन ये जो तमाम मामला चल रहे होते हैं ना, तो वहां पे एक तीसरा बंदा इसको देख रहा होता है। ठीक है, और वो, उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है जनाब जनरल जियाउल हक। ठीक है, अब ये सियासी जमातों का मसला था ना, रिगिंग हुई है या नहीं हुई, उनको आपस में मामला तय करने चाहिए थे, और वो कर रहे थे, इसी पे काम कर रहे थे। लेकिन ये जब उनके मामला तय पा गए, तो इसने देखा, तो ये क्या करता है? ये जनाब साहब 5 जुलाई 1970 को, इससे पहले के दोबारा इंतखाबात होते या उनकी पार्टीज के दरमियान कोई कंसेंसस होता, ये मुल्क में जनाब 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ नाफिज कर देते। और जैसे ही मार्शल लॉ नाफिज किया, जो नेशनल असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बली है, PM है, प्रेसिडेंट है, सब कुछ खत्म, डिसॉल्व हो गया। फिर ये क्या करते हैं? ये जो ज़ियाउल हक साहब होते हैं ना, ये बड़े एंटी भुट्टो होते हैं। भुट्टो साहब पे जनाब एक नवाब खान का कत्ल होता है, ये पहले होता है 1974 में कत्ल होता है। उसकी प्रोसीडिंग उस वक्त, क्योंकि भुट्टो साहब की गवर्नमेंट होती है, तो उस पे केस उस तरह चल नहीं रहा होता, तो ये इस केस को दोबारा टेकअप करते हैं, और नवाब खान कत्ल केस का करके केस चलाते हैं कोर्ट्स के अंदर, और अपनी मर्जी का ट्रायल करवाते हैं। और जनाब 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो साहब को हैंग करवा देते हैं। तारीख में इसको जुडिशियल मर्डर के नाम से याद किया जाता है। अब आप जरा गौर करें, 1954 में एक शख्स ने असेंबली तोड़ी, मामलात गए कोर्ट में, और कोर्ट ने एंड पे क्या कहा कि लॉ ऑफ नेसेसिटी है, जरूरी बन गया है, हालात ऐसे हैं। फिर क्या होता है? 1958 में एक बंदे ने मार्शल लॉ लगाया, मामलात कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा हालात बन गए हैं ऐसे। फिर ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे 77 में ऐसे हुआ। और जब मामलात मार्शल लॉ के, और ये मार्शल लॉ के पहले गए कि मार्शल लॉ लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए?
कोर्ट ने कहा नहीं, जरूरी मान गया है। फिर ये जुडिशियल मर्डर हुआ और कोर्ट ने उस शख्स को सलूट किया। तो आप देख लें कि ये अदालतें क्या कर रही थी। आपकी अदालतों ने हमेशा आमिर को, हमेशा डिक्टेटर को सलूट मारा है, सलूट मारा है, जो कि आइन की मुहाफिज हैं। ठीक है ना। ये बात लिख लें और इसमें मेरा नाम साथ ना लिखिएगा। ये ना हो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी और आपके जो सर हैं वो कई हवालात में बैठे हैं। ठीक है, ये बात लिख लें, लेकिन मेरा नाम ना लिखिएगा। ठीक है, मुझे अपनी जान प्यारी है। तो जनाब ये सलूट मारा, और ये यहाँ भी हुआ, यहाँ भी ऐसे हुआ। जुडिशियल मर्डर हुआ और जनाब भुट्टो साहब को 4 अप्रैल 1979 को हैंग कर दिया गया। और जनाब फिर क्या होता है। अब उस वक्त जो जो जैसे ये आए जनाब जवाहर हक साहब, इन्होंने जनाब बाद में अपने आप को सदर मुंतखब करवा लिया और बैठ गए, मामलात को चलाना शुरू कर दिया। और जनाब लोगों को नारा लगाया कि देखो जी, मैं तो मुल्क में इस्लामाइजेशन लेकर आऊंगा, मैं तो इस्लाम इस्लाम की हुकूमत बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ठीक है, तो सब ये ड्रामा बनाया इस्लाम के नाम पे। ठीक है ना। अब होता क्या है, इसको कैश किया, और इसने जनाब कैसे कैश किया। इसने जनाब 1979 के अंदर इसने जनाब हदूद ऑर्डिनेंस पास किया असेंबली से। हदूद ऑर्डिनेंस क्या है, इस्लामियात में आपने पढ़े होंगे, इस्लाम की सजाएं जो हैं कि जनाब जो चोरी करेगा उसकी ये सजा होगी, जो बदकारी करेगा उसकी ये सजा होगी जनाब, जो कोई इल्जाम लगाएगा ये, तो कोड़े कोड़ों जो कोड़े का जो सिस्टम है इस्लाम का, उसने ये जनाब नाफिज किया हदूद ऑर्डिनेंस। ये जस्ट सामने था, कवर पे था, बैक पे क्या था वो कुछ और था। ठीक है। और ये बात मेरी वैसे आपको बीइंग जो ना एल्डर ब्रदर कह लें, ये बात याद रखिएगा कि जो ज्यादा इस्लामी 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 भाई और बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो उनसे थोड़ा सा मोहतात रहा करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसी तरह ही होता है, लेकिन मोहतात रहना चाहिए। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि आप जिस चीज का बारहा 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 जिक्र करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप वो एक कवर देने की कोशिश कर रहे होते हैं, अंदर कुछ और हो सकता है। जनरल बात कर रहा हूँ। अब जनाब 79 में ये हदूद ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं और इसके अंदर इस्लाम होता, असल में क्या है, ये कैंपेन होती है इस्लामाइजेशन की। इस्लाम जनाब इस्लाम नाफिज हो रहा है ताकि लोगों की जनाब जो तवज्जो है वो ये ना रहे कि मैं चोरी से यहाँ बैठा हूँ, बल्कि इस पे हो कि जनाब इस्लाम नाफिज कर रहे हैं। साथ में वो भुट्टो साहब को भी लटका देते हैं, जो कि जैसे भी थे, लेकिन एक सियासतदान थे, आम लोग इलेक्टेड लीडर थे, तो ये उनके साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं। साथ में अपनी भी ये जनाब उन्होंने चलाया होता है। और फिर क्या होता है, उसके बाद ये 79 में बता दिया आपको हदूद ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। इसी तरह और भी काफी सारी इनकी रिफॉर्म्स हैं, आपको एमसीक्यूज इस तरह के मिल जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा ये जनाब अगर आपको बताऊं तो फेडरल शरीयत कोड बनाते हैं, आज भी कायम है। 1981 के अंदर ये कायम होती है कि जनाब जितने भी लाज बनेंगे वो इस्लाम की रूह को वायलेट करते होंगे तो उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। फेडरल शरीयत कोड ये 1981 में बनती है। इसके अलावा इस्लामी वाले से काफी ज्यादा इसमें मामलात लेकर आते हैं। अब उस वक्त एक और मामला पेश होता है। क्या होता है उस वक्त, होता यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान है, साथ में अजीब सा नक्शा है, बस समझ लें पाकिस्तान है, यहाँ पे साथ में है जनाब हमारे, ऐसे है ये साथ में, ये ईरान है और ये अफगानिस्तान है। उस वक्त ये होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो यूएसए है, अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको आप छोड़ें, इस बात को बस आप ये देखें कि यहाँ पे यूएसए की जो फोर्सेज है ना वो यहाँ पे आ जाती है। असूली तौर पे यहाँ पे ये होता है कि इनका एक जो लीडर है ना वो होता है कम्युनिस्ट, किसका, अफगानिस्तान का। और उस वक्त ये टाइम है कोल्ड वार का। और उस वक्त दुनिया में दो ब्लॉक थे, एक वेस्टर्न ब्लॉक था और एक ईस्टर्न, इस वेस्टर्न भी छोड़े ईस्टर्न छोड़े, उस वक्त दो ब्लॉक थे, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था और एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था। तो दोनों अपने अपने कंट्रीज की प्रोपिगेशन करते हैं और सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो अफगानिस्तान के एक बादशाह आते हैं और वो जनाब कम्युनिस्ट ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। और वो अपनी आइडियोलॉजी को यहाँ नीचे लोगों में भी फैलाने की कोशिश करते हैं।
तो क्या करता है यूएसए बहाना बना के कहता है कि ये जनाब उनकी आइडेंटिटी जदीद हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और असल में उसकी डिफरेंट किस्म की लालच होती है। वो यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च करता है। ठीक है। यूएसए किसके अंदर? अफगानिस्तान के अंदर। अब यहाँ पे उस वक्त कौन बैठा होता है? ये ऑपरेशन लॉन्च होता है, याद रखिएगा, दिसंबर 1979 के अंदर। अब हम उस वक्त यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो जियाउल हक साहब बैठे थे। तो जियाउल हक साहब बैठे थे, ठीक हो गया। अब लाजमी बात है, जब एक दुश्मन यहाँ पे, अब यूएसए वाले यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो जो दहशत गर्द हैं यूएसए के मुताबिक, जो कि इनके आम लोग हैं, वो क्या करेंगे? भाग के यहाँ जाएंगे ना, भाग के यहाँ जाएंगे। तो लाजमी बात है कि ये चाहेगा कि ये ना भागें। तो इसके लिए वो ये करेगा कि इस मुल्क में जो बंदा बैठा है उसको कहे कि आप इनको ना आने दें। तो ऐसा ही हुआ। यूएसए ने जवाहर लाल को कहा कि हमें आप सपोर्ट करें, आप इनको दहशतगर्दों को आप भी यहाँ से इनको ना सिर्फ रोकें, बल्कि यहीं से आप भी इनको पे घेरा तांग करें। तो इसके लिए क्या करता है जनाब? यूएसए इनको काफी ज्यादा फंड देता है कि आप क्या करें, आप यहाँ से जहाज शुरू करें। तो फिर एक जहाज शुरू होता है, जो कि नाम जहाज का होता है, लेकिन खुश किसको कर रहे होते हैं? अपने अब्बू को। और अब्बू कौन होता है? ये अब्बू। और जहाज शुरू करते हैं। यहाँ पे मदारिस कुछ होते हैं, कुछ बनाए जाते हैं। यहाँ पे जहादी कल्चर एक डेवलप किया जाता है, मासूम बच्चों को जहाद के नारे ये वो इस्लाम की नाम पे इग्नाइट किया जाता है। खुश किसको कर रहे थे? इसको। और नाम जहाद का। खैर ये सारा कुछ होता है। ये यहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो जाता है, जहादी कल्चर ये सारा। अब यहाँ पे ये सारा कॉन्टेक्स्ट बताने का क्या मकसद है? मकसद ये कि ये जियाउल हक को सपोर्ट कौन कर रहा था? ये। और ये पूरा ये सारा यहाँ पे जो जहादी कल्चर है वो शुरू हो गया। यहाँ से जहादी तैयार होते थे, यहाँ जाते थे, मसाजिद में तकरीर, एक माहौल बनाया गया था। और पूरा जो सिस्टम था हमारा, उसको जनाब क्या कर दिया गया? एक होता है इस्लामाइजाइज्ड होना, इस्लामाइज्ड, इस्लामाइज्ड, वो कर दिया गया। ठीक है। यानी इस्लामाइज्ड का मतलब ये होता है कि बस इस्लाम ज़दा कर देना, यानी इस्लाम की नेगेटिव इंटरप्रिटेशन कर देना। तो वो सारा सिस्टम कर दिया, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर दिया गया जनाब। जहाँ से यादी जा रहे हैं, यहाँ से फंड आ रहा है, सारा मामला ऐसे चल रहा है। और याद रखिएगा, उस वक्त ये जो जहादी कल्चर स्टार्ट हुआ, और ये तमाम जो है ना शिया सुन्नी वहाबी, ये उस वक्त शुरू हुए। इससे पहले कोई शिया सुन्नी वहाबी नहीं था। अपने बुजुर्गों से पूछिएगा कि 1960 में कोई शिया सुन्नी वहाबी था? कोई नहीं था। इसके बाद ये शुरू हुआ। और ये इस साहब ने शुरू करवाया, और ऐसा गंद मचाया जो आज तक हमारे मुल्क के अंदर है। और आज भी शिया सुन्नी कितने आपस में मसाइल हैं, और जनाब एक दूसरे के साथ खाना खाने के लिए तैयार नहीं है, और पता नहीं कितनी किस्म की जो तशरीहात हैं वो एक दूसरे के बारे में पेश करते हैं। हालांकि कोई फर्क नहीं है, सारे मुसलमान हैं, सारे कलमा पढ़ते हैं। कहाँ पे ये अजीब व गरीब किस्म की मामलात हैं? हाँ, अगर एक अलग तरीके से नमाज पढ़ता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको दायरे इस्लाम से खारिज कर दें। तो खैर ये सारी जो बातें हैं ये हम इस्लामियात में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो ये सारा कल्चर जवाल हक का उस वक्त का ये सारा किया है, सारा कुछ। तो 79 में ये इन्वेजन हुई, फिर ये सारा मामला चलता रहा। यहाँ पे हुदूद ऑर्डिनेंस भी पास हो रहे हैं, यहाँ पे फेडरल शरीयत कोड भी बन रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। और ये जो डिक्टेटर है यहाँ पे बड़ा खुश है, और इसने अपने जो राइवल था, जो कि एक अवामी लीडर था, जैसा भी था, उसको इसने हैंग करवा दिया। यहां तक ये स्टेज सेट हो गया है। जरा बताइए, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं? फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, बोर तो नहीं हो गए? ये आप एंड पे रबानी सवाल कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको फिर बताऊंगा। असल में इसमें बहुत सारी बातें हैं, फिर मुझे अपने आप को ना बड़ा महदूद रखना पड़ता है। तो फिर मैं ये सारा जो है ना वो चीज़ें फिर, आज जरा क्लास क्या पता है 10:30 तक भी हो जाए, 11 तक भी हो जाए, आज हमने 2024 पे जाना है। ठीक है ना? रेडी रहें सारे। चाय जिसने मंगवानी है चाय मंगवा ले, पानी मंगवाना है, कोई फक्की खानी है, आज मोला कुछ भी खाना है खा लें। आज इंशाल्लाह हम जाएंगे 2024 तक ख़त्म करेंगे। आज पाकिस्तान स्टडीज़ को हम जनाब आज ख़त्म करने वाले हैं।
ठीक हो गया ना? हाँ जी, अभी तक तो ज़िया के दौर बैठे हैं, अभी तो हमने किधर कितना आगे जाना है। ठीक है, तो आज बैठे रहे आप, 11 तक हम, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं, कोई नहीं जा रहे हम कहीं। कल देखते हैं, कल क्या करते हैं। आज बहरहाल पाकिस्तान शरीफ का जो कमरा है आज मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। जो भाग के चले जाएंगे तो फिर हम उनके जाके पाँव तो नहीं पकड़ सकते कि आप मेहरबानी करके क्लास में रहें। अब उस्ताद अगर पाँव पकड़े बच्चों के, स्टूडेंट्स के, तो फिर तो बात बन गई ना। अच्छा, नींद आने लग गई है, तो ऐसा ना, आप सो जाएं। आप सो जाएं, आप मेहरबानी ना करें हमारे ऊपर, पहले भी आपके बड़े एहसानात हैं, आप क्लास में आते हैं रेगुलरली। तो उनकी उनका कर्जा तो उठा के मैं जो है ना, वो मेरे कंधे भी झुक गए हैं। अभी आप सो जाएं। ठीक है, ज्यादा एहसान ना करें, फिर ये ना हो मैं जमीन दोज हो जाऊं। अच्छा जी। अब बस ये गपशप हो गई थी, ये थोड़ा सा वो आप था कि ना, आप हंसेंगे और आप थोड़े जबड़े हरकत करेंगे तो आपको नींद उड़ जाएगी। हाँ जी, एक हमारे दोस्त आ जाए, वो यहाँ पे हैं या वो सो गए हैं? यूसुफ मुनीर साहब हैं, मौजूद हैं? यूसुफ साहब से पूछ लूँ, फिर हम करते हैं स्टार्ट। यूसुफ मुनीर साहब। यूसुफ साहब कहाँ पे हैं आप? क्या बात है। यूसुफ साहब आज बैठ रहे हैं आपने 11 तक? ठीक है ना? गुड हो गया। अच्छा जी। तो जनाब, ये सारे मामला चल रहे थे, और होता क्या है, चूंकि ये डिक्टेटर था, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लाजमी बात है, एक पब्लिक मैंडेट के साथ तो नहीं आया था ना ये। जब नहीं है भाई, अल्लाह के बंदे, ये जुल्फकार अली भुट्टो है। अच्छा जी। अब अ, ये सारी चीजें तो चल रही थी साथ में, लेकिन लाजमी सी बात है कि जियाउल हक को किसी ने, आपने और मैंने तो मुंतखब नहीं किया था ना। ये तो बाय फोर्स आया था। ये तो डिक्टेटर था, बाय फोर्स आया था। तो पाकिस्तान के अंदर ना एक बेचैनी तो थी, लेकिन जोर जबरदस्ती से मामला चलाए हुए थे। तो पाकिस्तान के अंदर एक 1981 के अंदर एक कोशिश होती है डिक्टेटर को हटाने के लिए, या डिक्टेटर के खिलाफ। और वो होती है, उसका नाम है, उसको कहते हैं मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, MRD के नाम से एक मुहिम जनाब शुरू होती है। उसमें जो सियासी जमातें होती हैं ना, वो इसमें शिरकत करती हैं। और ख़ास तौर पे इसमें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो बेचारे शहीद हो जाते हैं, उनकी जो बेटी होती है बेनज़ीर भुट्टो साहबा बीबी, वो इसमें पेश पेश होती हैं, और वो ये कोशिश करती हैं कि किसी तरह ये जनाब डिक्टेटरशिप यहाँ पे ख़त्म हो, यहाँ पे इंतखाबात हों, और ये सारा मामला चले। खैर, 1981 भी हो जाता है, ये साथ में ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, इसको तरह तरह के तकलीफ दी जाती है। और जो पीपल्स पार्टी है उसको डिसबैंड किया जाता है, पोलिटिकल जमात को। और इनके लोगों को उठाया जाता है, उनको जदोकोब किया जाता है, मारा जाता है। ठीक है। ये मामलात आपने 1 साल पहले भी देखे हैं, एक सियासी जमात के साथ हुए हैं ये वाले मामलात। ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है। तो ठीक है, ये जो आप अभी नारा सुनते हैं ना कि हम ना आबाज आएंगे मोहब्बत से, ठीक है, जान जाती है, तो ये उस वक्त भी लोग सुनते थे और गुनगुनाते थे। ठीक है, फिर उनको फिर डंडे भी पड़ते थे। तो ये फिर ये सारे मामला थे। क्यों उस वक्त बाय फोर्स? क्योंकि याद रखिएगा, छोटी सी बात यह है कि फोर्स आप तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास आर्गुमेंट्स खत्म हो जाते हैं। अगर कोई बंदा फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, इट मींस ही आर शी इज डेफिशिएंट इन आर्गुमेंट्स। वो आर्गुमेंट्स में डेफिशिएंट है। ठीक है। तो ऐसा यहां भी होता है। MRD का मतलब यह है, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की ये मूवमेंट थी।
तो ये भी चल रही है साथ में, जहाँ पे जनाब जो जिया साहब हैं वो अपनी इस्लामाइजेशन भी शुरू किए हुए हैं, जिहादी कल्चर बना रहे हैं। जनाब बच्चों को जिहाद में ठोंसा जा रहा है और नाम दिए जा रहे हैं हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। कोई नहीं इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, आप सिर्फ वहां से अपने अब्बू से पैसे ले रहे हैं और अपनी पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्रामा बना रहे हैं और मुल्क को सत्यानाश कर दिए उनके बाद में। अच्छा, मुल्क का जनाब सत्यानाश कर दिए, ऐसा सियासी और मुआशी सोसाइटी के हालात खराब किए जिसके अब कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है। अच्छा, अब आगे क्या होता है? 1981 के बाद 82 आ गया, 83 आ गया, 84 आ गया। ये मूवमेंट एमआरडी जब जोर पकड़ती है, जब ये एमआरडी जोर पकड़ती है फिर क्या होता है? जोर पकड़ती है तो एक तरीके से इस पे प्रेशर पड़ता है कि ये कोई इंतखाबात कराए, कोई लोगों को मैंडेट दे। तो फिर क्या करता है जनाब, जियाउल हक साहब जो होते हैं ना, साहब तो इनके नाम के साथ नहीं कहना चाहिए, जिया कहें या जियाउल हक कहें। तो जनाब जिया जो है ना, जिया क्या करता है? जिया एक अवाम में, अवाम की आंखों में, अवाम की आंखों में धूल झोंकता है। जिस तरह 2024 में हुआ है, अवाम की आंखों में ये तमाम जो सिचुएशन है, देखे ना, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है 2024 में। क्यों कह रहा हूँ बार बार? तो इसी वजह से कहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तारीख अपने आप को दोहराती है। क्यों? आपने तारीख को पढ़ा ही नहीं है, आपने तारीख को झुठलाया है। तो क्या हुआ है? तारीख ने अपने आप को दोहराया ही नहीं। ऐसे ही होगा, जो अफराद, जो लोग अपने माजी से सबक नहीं सीखते वो उसको दोहराते रहते हैं। वो कहते हैं पागल में और अक्लमंद में फर्क ही इसी चीज का होता है। गलतियां दोनों करते हैं, पागल भी करता है, अक्लमंद भी करता है। लेकिन जो अक्लमंद होता है वो गलतियों से सीख जाता है और वो रिपीट नहीं करता। पागल रिपीट करता रहता है। यही बुनियादी फर्क होता है, गलतियां दोनों करते हैं। तो हम देख लें हमने क्या किया। अवाम की आंखों में जनाब जियाउल हक धूल झोंकते हैं और 1985 के अंदर एक इंतखाबात कराते हैं और कहते हैं कि जो सियासी जमातें हैं ना, ये मुल्क में फसाद लाती हैं। तो नॉन पार्टी बेस एक इंतखाबात होते हैं, नॉन पार्टी बेस इंतखाबात होते हैं। और जनाब लोग वोट देते हैं उम्मीदवारों को और कोई पार्टी उनकी नहीं होती। इस पार्टी के रिजल्ट्स आ जाते हैं, उस रिजल्ट्स के बाद अपने आप को दोबारा सदर मंतखब करवा लेते हैं और वजीर आजम लेकर आ जाते हैं जनाब मोहम्मद खान जुनेजो को। तो जब वो वजीर आजम लेकर आ जाते हैं तो अवाम को कहते हैं देखो जी देखो, ये देखो वजीर आजम, आपका मैंडेट, आपका मैंडेट, ये देखो मैं भी आपका। समझ रहे हैं ना? असल में क्या था, अवाम की आंखों में धूल झोंकना। तो ये धूल झोंकते हैं। 1985 में नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं, इसमें जनाब सदर खुद मुंतखब हो जाते हैं, मोहम्मद खान जुनेजो को जनाब वजीर आजम बना देते हैं। मामला ऐसे ही चलते रहते हैं। एमआरडी की मूवमेंट भी वहीं भी चल रही है। एमआरडी वाले कहते हैं आपने ये क्या इंतखाबात करें, ऐसे इंतखाबात का कोई फायदा नहीं है। खैर, मोहम्मद खान जुनेजो जनाब उसको मामलात को चला रहे होते हैं। होता क्या है, रावलपिंडी में एक जगह है, हमजा कैंप। ठीक है, रावलपिंडी में एक जगह है, ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है ना, अगर आप रावलपिंडी में कभी गए हैं ना तो आपको ये पता होगा। सर्वे पाकिस्तान का एक ऑफिस है, ये मरी रोड के साथ, इसके साथ ये हमजा कैंप है। वहाँ पे सीक्रेट हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका ऑफिस भी है। इसके पास क्या होता है कि जनाब एक वाकया होता है, उसको कहते हैं ओजरी कैंप इंसिडेंट, ओजरी कैंप वाकया। ठीक है, अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, उन्हें जरूर पता होगा इसका। ओजरी कैंप वाकया, उसके अंदर क्या होता है कि जनाब एक मतलब जो इनके हमजा कैंप के अंदर इस तरह का कोई एम्यूनेशन पड़ी होती है, असला जात पड़े होते हैं। और वहीं पे क्या होता है कि छोटे कोई मिसाइल भी होते हैं, और उन मिसाइल में कोई आग लगती है तो वो खुद ब खुद जनाब शूट होना शुरू हो जाते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा शूट होते हैं, इवन के रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा लोगों के घरों में जाके गिरते हैं, काफ़ी सारे इसमें लोग शहीद भी होते हैं और घर काफ़ी तबाह हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये शूटिंग। तो एक तरीके से बड़ी एक गफलत और इंतहा की गफलत और एक मुजरिमाना गफलत होती है ना। तो जनाब जो जुनेजो साहब होते हैं ना, मोहम्मद खान जुनेजो, वो कहते हैं कि ये एक सीरियस किस्म की गफलत हुई है और इसका मैं
जर्नल्स से हिसाब लूंगा। क्या कहते हैं, मैं जर्नल से हिसाब लूंगा। तो जब ये वो बात करते हैं तो वो रेड लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही तो इसको बनाया होता है, और वो तो कठपुतली होते हैं, असल पावर तो उनके पास होती है। वो कहते हैं ठीक है, ये 1988 के अंदर ये वाकया होता है, जनवरी या फरवरी के अंदर ये वाकया होता है। वो कहते हैं अच्छा तो आप हिसाब लेंगे। तो फिर ठीक है जी। फिर जनाब जो जिया है वो क्या करता है कि 29 मई 1988 को जनाब जुनेजो साहब को कहता है कि तुम क्या करो, घर जाओ, इसको फारिग कर देते हैं। इसकी बेचारे की हुकूमत चली जाती है। ये डेट याद रखिएगा, ये पेपर में जितनी डेट्स बता रहा हूँ ये अहम है। तो कुदरत का करना ऐसे होता है कि जनाब ये बड़ा जो मोहम्मद खान जुनेजो, हालांकि ये इतना कोई प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं गुजरा, लेकिन शरीफ आदमी था। शरीफ आदमी था। ये नहीं कितना ज्यादा कोई वो लालची किस्म का वो बंदा नहीं था, एक सॉफ्ट फेस था। जब 29 मई को जब इस शरीफ बंदे को ये जनाब जिया साहब इसको हटाते हैं, और इतनी बुरे तरीके से हटाते हैं, और इसने बेचारे ने कहा क्या होता है, सर ये कहा होता है ना, और ये गफलत भी होती है। आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि जनाब कुदरत की करनी, तो कहते हैं ना कुदरत जब टाइम आता है तो ऐसे ही आता है। तो फिर होता ये है कि 16 अगस्त 1988 में जनाब जिया साहब को कोई तोहफा मिलता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, आम। आमों की टोकरी होती है, उसको वो जहाज में रखते हैं, और जहाज रहा होता है, उड़ रहा होता है, और वो आखिर एक्सप्लोड हो जाता है, एक धमाका हो जाता है उसके अंदर। और 16 अगस्त 1988 को जो जनाब जिया साहब हैं, इनके साथ एक अमरीकी कोई एम्बेसडर भी होता है, उसका नाम नाम भी है आर्नल्ड, इस तरह कुछ नाम है उसका, आर्नल्ड ही नाम है। आर्नल्ड, ये याद रखिएगा, आर्नल्ड ये पूछते हैं। तो अमेरिका का एक एम्बेसडर होता है, वो भी साथ होता है, खुद ज़िया भी होता है। ये बेचारे यहाँ पे शहीद हो जाते हैं 16 अगस्त 1988 को। और ज़िया साहब का जो जनाजा है वो इस्लामाबाद में पढ़ा जाता है। और इस्लामाबाद में अगर आप कभी जाएं तो फैसल मस्जिद जो है ना, इनके साथ ही इनकी कब्र है, कहीं आगे पीछे करके कोई है। ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड है, मेरे ख्याल में इसको अब तो जाने भी नहीं देते। तो उसके करीब इनको जनाब दफना दिया जाता है। और 16 अगस्त 1988 को क्या होता है कि जो ज़िया हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए जो जान फानी है उसको कूच कर जाते हैं। ठीक है। अब ये जो मैं बता रहा था कि इनकी जो कब्र है ये फैसल मस्जिद के पास है। ठीक है, लेकिन पहले इस पे कोई ओपन एक्सेस थी, फिर बाद में इसको भी बाद में ओपन एक्सेस बंद कर दी गई, क्योंकि इनको डर था कि कोई इसको कब्र को भी ना नुकसान पहुंचाए। अब ठीक है। और एक किताब भी है किसका नाम, एक्सप्लोडिंग मैंगोज के नाम से। एक्सप्लोडिंग मैंगोज के नाम से इसी की मिस्ट्री के बारे में है कि ये क्यों हुआ। ठीक है। एक्सप्लोडिंग मैंगोज, ये किताब भी है। ठीक है। 16 अगस्त को मैं बता रहा था कि जनाब जो क्या इसका नाम है, जियाउल हक साहब हैं, ये बेचारे शहीद हो जाते हैं। और बड़ा इनको मतलब जो इनका जो इन्होंने यहाँ पे 29 मई को किया होता है इनके साथ, और कुदरत की कैसी करनी आती है कि जनाब ये खुद उड़ जाते हैं और लाइन को उड़ा देते हैं। और ये जो किताब है ये याद रखिएगा, ये कोई नॉवल टाइप है, ये मोहम्मद हनीफ ने लिखा है, इसके जो राइटर हैं वो मोहम्मद हनीफ है। ये भी किसी पेपर में पूछा हुआ था। एक्सप्लोडिंग मेमोज किसने लिखा है, मोहम्मद हनीफ ने लिखा है। अब यहां तक हम पहुंच गए जनाब। अब देखें आप कि उसने जो जिया साहब थे वो उन्होंने जनाब पावर ली थी 1977 में। ठीक है, 5 जुलाई को इन्होंने जनाब इक़्तिदार लिया 1977 में। और ये जनाब ये मैं 16 अगस्त आपको बताया ना, 16 नहीं है, 17 अगस्त है। ये नोट करेक्शन करने, 17 अगस्त है ये। 17 अगस्त 1988 को जनाब, इस तरह याद रखे ना, 7 और 1 8, 8 8, 9 में से गया 8। 7 और 1 8, 8 8, 9 में से गया 8, 8 8 8 8, इस तरह 8 8 8 8। ठीक है, इस तरह याद कर लेंगे आप। अच्छा,
आठ 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 करते जाए ना, उसके बाद आप एंड पे ठा 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 भी कहें, ताकि एक बातों में उसको बंदूक भी लग जाए। ठीक है, तो चलें, आपको नहीं तो मुझे तो सुकून मिलेगा। अच्छा, तो 17 अगस्त 1988 को जनाब वो जाने फानी से रुखसत हो गए। और फिर क्या होता है कि जो MRD होती है, मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वो चल रही होती है। और फिर जनाब जो सारे मामलात होते हैं वो दोबारा से डेमोक्रेसी की तरफ आते हैं। और फिर 1988 के अंदर दोबारा इंतखाबात होते हैं, और फिर हमें जमहूरियत दोबारा देखने को मिलती है। 1988 में इंतखाबात होते हैं, उसमें जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है ना वो जीत जाती हैं। और उस वक्त जो दूसरी पार्टी होती है जनाब, उस वक्त के उसमें हमारे नवाज शरीफ साहब होते हैं, उसमें उसका नाम होता है इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, ये इनकी पार्टी का नाम होता है। उसमें जनाब नवाज शरीफ साहब जो है ना वो जीत जाते हैं। ये वैसे नाम मैं कंफर्म करूंगा, यही है, जब तक कौन सा गलबन यही है। नवाज शरीफ साहब इसमें हार जाते हैं और बीबी जीत जाती है। क्यों जीतती है बीबी, जरा देखें। एक लीडर 1977 में मेजोरिटी ले रहा था, ली, आपने उसको हटा दिया, आपने उसको शहीद कर दिया गया, आपने उसको हैंग कर दिया। तो कि आपने उस बंदे को तो मार दिया ना, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा था, उस आइडिया को आप नहीं मार सकते। और वो आइडिया 1928 में जैसे इंतखाबात हुए वो सामने आ गया कि नहीं आ गया। ये मामलात को समझें, ये कंटेम्प्ररी एरिया में भी यही है। आपने एक सियासी जमात को दबाया है पूरा साल, उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, तो क्या आप जैसे भी आपने इंतखाबात कराए आपने उसको कर्टेल कर सके, आप उसको नहीं कर सके। और जब कभी आगे भी इंतखाबात होंगे तो वो कर्टेल नहीं होगा, वो शख्स चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, लेकिन उस नजरिए को आप खत्म नहीं कर सकते। नजरिए को शिकस्त दी ही नहीं जा सकती। देखें, वही चीजें बार बार, वही चीजें, पिक्चर एक ही है, किरदार बदल रहे हैं, वही कुछ हो रहा है, लेकिन हम, मैं और आप सीख नहीं रहे। हम, हमारी वही पुरानी आदतें हैं। बीबी जो है ना, बीबी जीत गई। उसके बाद ना मुल्क की वजीर आजम, पहली खातून पाकिस्तान की वजीर आजम बनती है। अभी तो खातून वजीर आला बनी है ना, मरियम नवाज, ये वजीर आजम बनी थी पहली। और ये मुस्लिम दुनिया की भी पहली खातून वजीर आजम थी, याद रखिएगा। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम, बहुत बड़ी बात थी माशाल्लाह। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, अल्लाह पाक गरी की रहमत करे, बड़ी मतलब निडर थी। अब देखें ना, ये कहने की बातें होती हैं, उसके वालिद को शहीद कर दिया गया और पता था कि उसके साथ भी ऐसा ही होना है, लेकिन फिर भी सियासत में आना और बारहा उस जुल्म की बर्दाश्त करना, उस बर्बरियत को। और आप देखें, आप खुद आपकी माएँ हैं, बहनें हैं, सब कुछ है, आप खुद भी बेटी हैं किसी की। आप देखें कि हम छोटे छोटे मामलात में कितना बुज़दिल हो जाते हैं, लेकिन उनको देखें नेशनल लेवल पे आना और इस तरीके से आना और इन चीज़ों को बर्दाश्त करना, नो डाउट बड़ी बात है। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो साहब, तो इनकी एक किताब भी है, उसका नाम है DAU, डॉटर ऑफ ईस्ट, डॉटर ऑफ ईस्ट। ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो की, ये याद रखिएगा, ये भी पेपरों में पूछा जाता है, बेनज़ीर भुट्टो। और ये एक सवाल मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया है, ये भी आपको बता दूं, डॉटर ऑफ ईस्ट किसने लिखी है। तो ये जनाब अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कि ये फातिमा जना है, तो फातिमा जना नहीं है ये। ठीक है, मशरक की बेटी, डॉटर ऑफ ईस्ट, मशरक की बेटी, दुख्तरे मशरक। तो ये 1988 में जनाब मुल्क की बन जाती है PM। और ये 90 तक रहती है। और उस वक्त के जो सदर होते हैं उनका नाम होता है गुलाम इसाक खान। वो क्या करते हैं कि 90 के अंदर क्या करते हैं, असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं और इसको भी जनाब हटा देते हैं। किस बेस पे हटाते हैं जी, इन्होंने करप्शन की है। जी, डॉटर ऑफ रिटर्न बाय लिखा है मैंने, बेनजीर भुट्टो। अच्छा, अब मैं बता चुका हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट हिस्ट्री के अंदर कि 1985 के अंदर एक तरमीम आई थी आइन के अंदर, जिसको हम कहते थे आइन, 8वीं तरमीम। उसके अंदर ये चीज लिख दी गई थी कि जो सदर है ना वो 58(2) डाली गई थी, और इसके तहत क्या कर सकता है, असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो PM ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका जो पहला इस्तेमाल है ना वो किसने किया है, इसका पहला इस्तेमाल किया है
29 मई 1988 को जिया ने किसको हटाया? जुनेजो को हटाया। पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल, इसके बाद ये जब चला गया जिया, तो उसके बाद ये बन गई पीएम, क्या नाम है इसका, मोहतरमा फातिमा जना। फातिमा जना कह रहा हूँ कि ये क्या नाम है इसका, बेनजीर भुट्टो। और सदर थे गुलाम इसा खान। अब गुलाम इसा खान ने वही दूसरी दफा यही काम किया जो कि जिया ने जुनेजो के साथ किया था। ठीक है। जिया ये कोई सियासतदान नहीं था, ये ब्यूरोक्रेट था, फिर ये चेयरमैन सेनेट बना, फिर उसके बाद ये सदर बना था। सियासी बंदा नहीं था ये भी सियासी बंदा नहीं था। सियासतदान ऐसे काम नहीं करते जिस तरह ये ब्यूरोक्रेट और ये दूसरे करते हैं, क्योंकि ये गैर मुंतखब करदा लोग होते हैं। इनको एक पॉलिटिकल कैरियर का पता ही नहीं होता, पॉलिटिक्स का भी नहीं पता होता कि नीचे से ऊपर आना कितना मुश्किल काम है। ये इसको फारिग कर दिया गया जनाब। फिर 1990 के अंदर दोबारा इंतखाबात हुए, और उसमें जनाब आप सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ साहब जनाब पावर में आ गए। और ये बेचारे देखे ना, अब यहाँ पे 2 साल यहाँ पे उन्होंने मुकम्मल किए, 2 साल। हालांकि पीएम के लिए 5 साल होते हैं, 2 साल यहाँ पे पूरे किए, बेचारे चले गए। 90 में जनाब नवाज शरीफ साहब आ गए, और ये 1993 में इसको भी जनाब गुलाम इसा खान ने यही ये जो शिक है 58 इसी का इस्तेमाल करते हुए दोबारा फारिग कर दिया। फिर क्या होता है, ये फारिग हो गए। फिर 1993 के अंदर दोबारा इंतखाबात हुए। फिर क्या होता है, फिर जनाब बीबी आ गई, और ये फिर 1996 तक रही बीबी। और इस वक्त कौन थे सदर? उसका नाम था जनाब फारूक लगारी। ठीक है, वो अपने पीपल्स पार्टी के ही बंदे थे, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे हालात बनते हैं, उन हालात को आप छोड़ें। तो वो क्या करते हैं कि इसको दोबारा से जनाब बीबी को फारिग कर देते हैं, और बीबी क्या होती है, असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं। आप जरा नोट करें, 88 से 90 बीबी, और फारिग किसने किया? गुलाम इसा खान ने। फिर 90 से 93 नवाज शरीफ, फारिग किसने किया? गुलाम इसा खान। फिर 93 से 96 बीबी, किसने फारिग किया? फारूक लगारी ने। कितनी बार एक्सरसाइज हुई है? एक दफा जिया ने इस्तेमाल की, दूसरी दफा जनाब गुलाम इसा खान ने, फिर तीसरी दफा गुलाम इसा खान ने, फिर तो 58 टू बी जो है ना, ये 4 दफा इस्तेमाल हुई है। तो कितनी अहम अमेंडमेंट है, कितनी बड़ी मुसीबत बनी रही है। फिर इसी वजह से ये इसको फिर बाद में फिर जो ना नवाज शरीफ साहब ने आके ख़त्म किया है। ठीक है। तो ये फिर तरमीम इतनी ज़रूरी है, तो 58 भी इतना ज़रूरी है। ये भी सवाल आता है कि कितनी बार इस्तेमाल हुई, तो 4 दफ़ा इस्तेमाल आपके सामने हुई है। अब 1996 हो गया, ये सारे मामला चल गए। अब आगे क्या होता है? 1997 के अंदर जनाब जी फारूक लगारी पीपी के ही मेंबर थे, और पीपी के इनका इशू हो जाता है इनके साथ, है ना, बीबी के साथ इनकी कोई पर्सनल इश्यूज बन जाते हैं पार्टी के अंदर, तो उसकी बेस पे ये फारिग करते हैं। अच्छा, अब 1997 आगे आ जाता है। 1997 के अंदर दोबारा इंतखाबात होते हैं, और उसमें जनाब आप सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ साहब दोबारा पावर में आ जाते हैं। और ये सबसे पहले पहले क्या करते हैं, वो जो तरमीम थी, 8वीं तरमीम थी ना, उसको 13वीं तरमीम के अंदर खत्म करते हैं। 58 वो कहता है कि मैं जनाब ना इस फसाद की जड़ को खत्म करूं, ताकि दोबारा ये सदर जो है ना, ये मुझे ना फारिग कर सके। नवाज शरीफ साहब बड़ा अच्छा काम करते हैं कि इसको खत्म करें, इसके। लेकिन नवाज शरीफ साहब को क्या पता होता है कि आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि उस वक्त जनाब नवाज शरीफ साहब कुछ मामला इनके साथ बिगड़ते हैं आर्मी चीफ के साथ इनके। उस वक्त के जो आर्मी चीफ होते हैं उनका नाम होता है जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है। तो इनके कुछ मामला की वजह से इनके साथ मामला खराब होते हैं, और 12 अक्टूबर 1999 को जनाब नवाज शरीफ साहब को जनाब साइड पे कर देते हैं असेंबलीज को। और जनाब कौन जो क्या नाम है मुशर्रफ साहब का, वो मार्शल लॉ नाफिज कर देते हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने तो 58 भी खत्म कर दी ना, इसने तो खत्म कर दी। लेकिन अ, बेचारे को किधर डाल दिया गया? इसको इसमें डाल दिया। हालांकि ये तो खुश था बेचारा कि अब तो मैंने खत्म कर दी फसाद की जड़, लेकिन इसको क्या पता था कि हमारे ये मामलात, हमें चैन तो सियासतदानों को कोई नहीं करने देगा ना, क्योंकि मामलात ऐसे हैं। फिर 1997 से 1999 तक जनाब नवाज शरीफ साहब रहते हैं, और मार्शल लॉ जाते हैं। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब अभी भी कहते हैं कि हमें बारी पूरी नहीं करनी दी जाती, बारी पूरी नहीं करने दी जाती। वो
ये इसका क्या शिकवा है? ये तो तमाम सियासतदानों और तमाम वज़ीर आज़म का ये शिकवा है। अच्छा, ये मार्शल लॉ लगाते हैं, मार्शल लॉ, इमरजेंसी नहीं, मार्शल लॉ लगाते हैं। ये भी आपको फिर बाद में बताना पड़ेगा, इसमें दोनों में फर्क है, बाद में बताऊंगा। अब ये जनाब मुशर्रफ साहब आते हैं, और जनाब ये, अब इसमें जो आयन है ये इसको एब्रोगेट नहीं करते, हमारा जो 73 का आयन है ना, इसको सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड करते हैं यानी कुछ टाइम के लिए इसको रोक देते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं करते। ये जनाब आ जाते हैं मुशर्रफ साहब इसके बाद अपने आप को 2002 में क्या होते हैं, एक इंतखाबात करवाते हैं, इलेक्शंस। इन इलेक्शंस को तो मतलब आपको बताइए ना, वो क्या है, आवाम की आंखों में धूल झोंकना। ठीक हो गया, ये वही झोंकते हैं, और इसके साथ क्या होता है, इसके तहत जनाब खुद सदर बन जाते हैं, और वजीर बना देते हैं वजीर आजम को। क्या उसका नाम था, क्या बलूचिस्तान का वजीर आजम था, उसका क्या नाम था? माली था कोई तो। जफरुल्लाह खान जमाल। जफरुल्लाह खान जमाली, जफरुल्लाह खान जमाली, जफरुल्लाह खान जमाली बलूचिस्तान के थे। जफरुल्लाह खान जमाली जो है ना, इनको भी बना लेते हैं, ये पीएम बना देते हैं। उसके बाद ये भी, और ये किसी बेस पे कोई खत्म नबूवत का इशू होता है, उस बेस पे ये रिजाइन कर देते हैं। इसके बाद जनाब आ जाते हैं हमारे, और वज़ीर आज़म बनाते हैं ये, किट बिट दिट बिट, जिसकी समझ किसी को नहीं आती, अभी भी हैं सियासत में जनाब, चौधरी शुजात हुसैन। चौधरी शुजात हुसैन जो अभी जो है ना, वो आपने देखे होंगे, खबरों में नजर आते रहते हैं, तो ये उस वक्त पुरानी मुंडी है। तो ये उस वक्त उनको फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। लेकिन ये बराए नाम होते हैं, असल ताकत किसके पास होती है? इनके पास होती है। मामला चलते रहते हैं 2001 2 3, ठीक है। साथ में ये जनरल मुशर्रफ जो है ना, वो कश्मीर इशू के हवाले से भी बात करते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। इसी उसके लिए ये जनाब 14 जुलाई से 17 जुलाई तक ना, एक ये जाते हैं आगरा के अंदर, इंडिया के अंदर, और एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं इंडियन लीडर्स सब मिलकर, जिनको कहते हैं आगरा कॉन्फ्रेंस। ये अक्सर पेपरों में पूछा होता है। आगरा कॉन्फ्रेंस 14 से 17 जुलाई तक होती है, किसके दरमियान होती है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान होती है, ठीक है। और ये उसके अंदर जनाब कश्मीर के मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन इनका मसला हल होता नहीं है। तो 2000 ये एक में होता है, उसके बाद ये दो का इंतखाबात, ये फिर जफरुल्लाह खान जमाली, ये कुछ अरसा रहते हैं। उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन आ जाते हैं, ये कुछ अरसा रहते हैं। इनके बाद जनाब आ जाते हैं शौकत अजीज, शौकत अजीज, ठीक है। ये कुछ अरसे के लिए आते हैं। ये जनाब होते हैं यूएसए के अंदर होते हैं, इनको हंगामी तौर पे बुलाते हैं, इनका तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं होता, हंगामी तौर पे इनको बुलाते हैं और वज़ीर आज़म बनाते हैं। इनको शॉर्टकट अजीज भी कहते हैं हिस्टोरियंस, शॉर्टकट अजीज। बात यही है कि डमी है, ये सारे डमी उस वजह से है कि असल पावर इसके पास है। तो ये बन जाता है। उसके बाद जनाब 2002 3 4 5 6 हो जाता है। उसके बाद जनाब 2000, फिर ये जब मामला चल रहे होते हैं, तो साथ में एक सियासतदानों के अंदर वही कि ये डिक्टेटर बैठा हुआ है, सियासत होनी चाहिए यहाँ पे, जमहूरियत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारी कोशिश चल रही होती है वहाँ पे। फिर क्या होता है कि जनाब इसी के लिए फिर जनाब मुशर्रफ साहब क्या करते हैं कि कहते हैं कि जनाब क्या करते हैं, इलेक्शंस करवाते हैं। इलेक्शन में जो पार्टी जीतेगी, आप उसको, आम आम लोग वोट देंगे, मैं नहीं नॉमिनेट करूंगा, उनका पीएम बन जाएगा, और कुछ अरसे के बाद क्या होगा कि मैं चला जाऊंगा। तो इसी बेस पर वो जनाब बहुत सारे लीडर जलावतन होते हैं, फिर बाहर से वापस आते हैं, इवन खुद बीबी भी वापस आती हैं, और बीबी बेचारी वापस आती हैं, और लियाकत बाग में जनाब वो जलसे से खिताब करती हैं। और 27 दिसंबर क्या है था, 2007 को, एक दर्दनाक शाम को, उन बेचारे को लियाकत बाग, जहाँ पे लियाकत अली बाग को, लियाकत अली बाग में जहाँ पे लियाकत अली खान को शहीद किया गया, वहीं पे जनाब बीबी को भी शहीद कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक होलनाक वाकया होता है। और उसके बाद जनाब 2008 में फिर इंतखाबात होते हैं, तो ये शहीद हो जाती है। तो लाजिम बात है, अवाम की हमदर्दियाँ तो बीबी के साथ ही थी। तो इनकी पार्टी को उस वक्त हेड करते हैं पीछे जनाब हमारे जरदारी साहब करते हैं। तो जरदारी साहब हेड करते हैं, पीपल्स पार्टी जीत जाती है उस इंतखाबात में, और पीपल्स पार्टी जनाब क्या करती है, सेंटर में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। और पंजाब में जनाब मियाँ साहब के भाई शहबाज शरीफ
वो वजीर आला बन जाते हैं, ठीक है, सेंटर में, लेकिन इन्हीं की हुकूमत होती है। तो 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहती है। और फिर क्या होता है कि जब ये हुकूमत इनकी बन जाती है, फिर 2008 अगस्त की कोई डेट है, अगस्त 2018 को जनाब जो परवेज मुशर्रफ साहब जो बैठे थे, ये कहते हैं कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है, इन पर प्रेशर भी बढ़ता है, तो ये क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं और ये जान छोड़ जाते हैं। फिर जैसे ये जान छोड़ते हैं तो पीएम जो बनाती है ये जो पार्टी है, पीपल्स पार्टी, ये यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम बना देते हैं। और ये परवेज मुशर्रफ के जाने के बाद जो सदर है वो खुद जनाब जरदारी साहब बन जाते हैं, सदर बन जाते हैं। 2013 तक ये ऐसे ही मामला चलते रहते हैं। इसके अंदर कोई इतने नोटवर्दी पॉइंट्स नहीं है। इसमें अहम पॉइंट यही है कि 2010 के अंदर 18वीं तरमीम होती है आइन के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी तरमीम है। इसके बारे में मैं पॉलिटिकल साइंस बेसिक का जो कमरा है उसके अंदर आपको डिटेल में बता चुका। फिर 2011 हो जाता है, फिर 2012 हो जाता है, 2013 में दोबारा इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात होते हैं। और उसमें जनाब क्या होता है कि जो PMLN है या नवाज लीग है वो जीत जाती है। और उन्होंने जनाब नवाज शरीफ साहब को मुल्क का तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और सदर बना देते हैं ममनून हुसैन को, ठीक है। और ये 13 से लेकर 17 तक, इसको चलना तो 18 तक चाहिए था, लेकिन 2017 में एक केस सामने आता है लाइमलाइट में, इस सारे को तो आप जानते होंगे, पनामा लीक्स के नाम से। इस केस में इसकी हेयरिंग होती है, सारे मामला चलते रहते हैं। उसमें जनाब नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया जाता है, और अब इनके टाइम से पहले। और जो वक्त रह गया था असम्बली का, तो उसके लिए फिर खाकान अब्बासी जो है ना, उनको वज़ीर आज़म बनाया जाता है, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, सदर वही ममनून हुसैन रहते हैं। और फिर जनाब ये पनामा लीक्स वाला ड्रामा और सारी ये पूरी कैंपेन की जाती है। फिर 2018 में दोबारा इंतखाबात होते हैं, उसमें जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है। उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, सदर जी आरिफ अलवी साहब को बना देते हैं। इमरान खान साहब जो है ना वो रहते हैं, इनकी हुकूमत चलती रहती है। और 2022 के अंदर इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटा दिया जाता है। और इसके बाद इनको हटा दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि एक PDM की गवर्नमेंट कायम होती है, उसमें जनाब शहबाज शरीफ उसको हेड कर रहे होते हैं, सदर हमारे वही आरिफ अलवी साहब रहते हैं। और उसके बाद ये जो गवर्नमेंट होती है ये अगस्त 2023 तक रहती है। और उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इलेक्शन टाइम पे नहीं होते, डिले होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। और इस सियासी जमात को जनाब हर तरीके से दबोचा जाता है। और फिर जनाब 8 फरवरी को 2024 को इंतखाबात होते हैं। उन इंतखाबात की सारी कहानी आपने देखी, और उसके नतीजे में जनाब रिजल्ट निकलते हैं कि इस सियासी जमात के बाद, चूंकि उस वक्त सिंबल नहीं होता, तो ये जज इंडिपेंडेंस के तौर पर ये सियासी जमात इलेक्शन लड़ती है। और अल्टीमेटली होता यह है कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर एक इत्तेहाद बनाते हैं, और पावर शेयरिंग होती है, जिसके तहत PM और प्रेसिडेंट के नाम पर इतफाक हो जाता है। PM शहबाज शरीफ साहब को बनाया जाएगा, और सदर जो है इसको बनाया जाएगा। इसके लिए कौमी असम्बली का सेशन कॉल कर लिया गया है। सदर ने कॉल नहीं किया, लेकिन टाइम पूरा हो गया तो वो कॉल हो गया है। उसके तहत जनाब PM का पहले हलफ लेंगे मेंबरान, और उसके बाद PM का इंतखाब होगा। और उसके बाद जनाब सदर का बाद में इंतखाबात होगा, वो इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होगा। और जो प्रोविंशियल असम्बली है उसका इजलास हो चुका है, उसके जो मेंबरान है वो हलफ ले चुके हैं। और हलफ लेने के बाद CM का इंतखाब कर चुके हैं, और मरीम नवाज आपकी और मेरी वजीर आला पंजाब हैं। दैट्स इट, दैट इज फॉर टुडे। हाँ जी, तो मुझे आप जरा बताएं कि जो सफर हमने शुरू किया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, आज हमने वो आज के दिन 2024 में आपके सामने प्लेट में रख के पेश कर दिया। पानी पीते हैं जी, पानी पीते हैं। बताएं जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आप मुझे बताएं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हमने शुरू किया, और आपको यहाँ पे आके जो है ना 2024 में खत्म किया। हाँ जी, पूरी पिक्चर आपके सामने एक बनाई तारीख की। बनी है पिक्चर या नहीं बनी?
हाँ जी, मुझे बताएं ना। ठीक हो गया जी। तो इसके साथ ही हमारी जो पाक स्टडीज थी वो ख़त्म हुई। पाक स्टडीज में हमने तीन इराज पे बात की थी। एक पाकिस्तान मूवमेंट का पस मंज़र, फेज़ वन, जो कि 1600 से लेकर 1857 तक था। फिर दूसरा फेज़ पे बात हुई जो हमने 1857 से 1947 तक बात की, जिसको पाकिस्तान मूवमेंट कहा। फिर 1947 से लेकर 2024 तक की बात की, जिसको हमने पाकिस्तान अफेयर के नाम से ताबीर किया। तो ये तीन फेजेस मिलाकर हमारा जो पाकिस्तान स्टडीज का जो पोर्शन था वो आज समाप्त हुआ। तो हम आज तक तीन कमरे बनाने में कामयाब हो गए। पहला, पॉलिटिकल साइंस बेसिक्स। दूसरा, कौन सा पढ़ा, हिस्ट्री। तीसरा, पाकिस्तान स्टडीज। तो तीन कमरे बनाने में आज कामयाब हो गए। अब इसके ऊपर रंग भरना, इसके इसको ब्यूटीफाई करना, ये आप करेंगे। लगे रहेंगे, लगे रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। कल से हम कोई नया सब्जेक्ट जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, आप जरा बताएं, चाय आई कि नहीं आई? अल्लाह के बंदो बताओ ना मुझे। जी फैजान, जजाकल्ला। सब बताएं। देखते हैं जी कल क्या स्टार्ट करते हैं। जी जजाकल्ला। चलें, आपने उस्ताद को तो मान लिया ना, फिर ये तो बात है ना। तो ये तो माना कि पब्लिक सर्विस कमीशन वाले किसी नायल बंदे को भर्ती नहीं करते, ये तो पता चला ना अब आपको। ये तो पता चला ना कि पब्लिक सर्विस कमीशन वाले नायल बंदे को भर्ती नहीं करते। नाची से पढ़ के ये तो आपको पता चल गई ना बात। हाँ जी। तो आप भी जब तक नाअहल से अहल नहीं होंगे तो आपको भी भर्ती नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे भी उसी कमीशन ने भर्ती किया है, आपको भी उसी कमीशन ने भर्ती करना है। ठीक है, क्योंकि नाअहल भर्ती करके फिर पूरी जिंदगी गालियां तो नहीं खाएंगे ना। बच्चों का फ्यूचर तो नहीं खराब करना ना। अच्छा अच्छा। सर आप तो पता है आपको, तो फिर आप तो मेरी वेरी फर्स्ट स्टूडेंट हैं। आपको तो मैं उस वक्त से पढ़ाता हूँ जब मुझे उर्दू बोलनी भी नहीं आती थी। अभी भी खैर नहीं आती, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल नहीं आती थी। हाँ जी। जी जी जजाकल्ला। हाँ जी, ऐसे ही है। ये मेरी सर स्टूडेंट भी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। इसके साथ बहुत सारे रिश्ते हैं। हाँ जी, जरा सर मुझे बताएं, जरा वॉइस में बताएं, माइक ओपन करके, कि कोई पिक्चर बनी है या जो पहले वाली पिक्चर है वो भी खत्म हो गई है। जरा बताएं मुझे और पूरी क्लास को। सर मेरी पिक्चर तो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई थी, पहले मैंने आपसे पढ़ा था। लेकिन अब मेरी तो रिवीजन हुई है और एक ब्रॉडर पिक्चर बनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो फेलोज को भी यही कहती हूँ कि आप लोग जब पढ़ेंगे, जब सुनेंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ जी क्या होता है। कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, कुछ भी है, आगे भी बाकी सब्जेक्ट, स्पेशली जब आप लोग ज्योग्राफिया पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि आप दुनिया को हाथ लगा के देख रहे हैं, घर बैठे अपने कमरे में बैठे। तो
ऐसा ही है। और ये आप कह रहे थे ना पीपीएससी नायल बंदे को भर्ती नहीं करती। तो जब आपको पीपीएससी ने भर्ती नहीं किया था ना, जब आप स्टूडेंट थे एफएससी के या मैट्रिक के, तो मैंने तो तभी कहा था कि आप टीचर हैं, छोड़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये साइंस ये छोड़ें, ये नहीं, ये आप टीचर हैं। क्योंकि आपका मेथड टीचर्स वाला था। तो बस देखे मेरी दुआ लग गई। जी जी, बस ये वैसे आपकी दुआ ही लगी है, बाकी इतनी खसूसियत और काबिलियत तो नहीं है, ये बस आपकी दुआ है। नहीं सर, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक पेशे के लिए चुना होता है। तो ये प्रोफेटिक प्रोफेशन है, एक पैगम्बरी पेशा है। इसके लिए वो हर किसी को नहीं चुनता। तो वो कहते हैं ना, वो किसी किसी को चुनता है। तो वही वाली बात है कि उन्होंने आपके अंदर जो चीज थी ना, एक जो सिंसेरिटी एक पैशन था कि स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ के बताना समझाना करना। स्पेशली मुझे मेरी जितना मेरी इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है। हम जैसे तो वो स्टूडेंट्स हैं जो कि डंडे से पढ़ते हैं, डंडा रखो तो पढ़ते हैं, वरना अगले दिन उनको पता ही नहीं होता पढ़ना है। तो हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जब आप जैसे टीचर्स होते हैं तो फिर वो उंगली से पकड़ के उनको पार करा देते हैं। तो आपके अंदर था ये, तभी अल्लाह ताला ने आपको वो सारे इंजीनियरिंग सारी वो फेडरल और वो क्या था आपका एफबीआर का वो सारी जॉब्स वहां से सारी चीजों से हटा के आप बेटा चला इधर टीचिंग में आ। लोग एफबीआर के ख्वाब देखते हैं, आप सिलेक्ट होके उसको छोड़ दिया और जी आ रहे हैं जी टीचिंग में। तो ये अल्लाह ताला ने ही मतलब एक आपके लिए वो किया। और ये मैं कहती हूँ कि आपका तो फायदा था इसमें या नहीं था, ये हमारा बहुत फायदा था। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, कल को जैसे ये लोग इंटरव्यू की तैयारी के लिए आएंगे आपके पास, तो मैं कहती हूँ कि ये याद करेंगे। जैसे वो एक स्टूडेंट था भी सही आपका जिसकी रिकमेंडेशन हुई थी बखर का, तो वो फिर झोलियां उठा के दुआ देंगे कि उन्हें पता चलेगा कि यार ये लोग किस तरह सर्व करते हैं और किस तरह पढ़ाया जाता है और किस तरह गाइड किया जाता है। क्योंकि हमारे इलाके में जितने भी लोग हैं ना जो निकले हैं यहाँ से, उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। और ये इंसान की फितरत है, जब वो थोड़ा सा आगे पहुंच जाए तो पीछे वालों को नहीं दिखता। लेकिन ये आप हैं जो आप जहाँ भी हैं जिस मकाम पे भी हैं, वो पकड़ पकड़ के सामने जैसे नालायकों के साथ चल रहे हैं। तो ये एक बहुत आला जरफी होती है। वरना सेशंस बहुत सारे लोग लेते हैं सर, मैंने भी देखे हैं। और फीसिस इससे 3-4 गुना ज्यादा होती हैं। लेकिन वो जो कमिटमेंट है, वो जो क्वालिटी टाइम है, वो जो एक एक चीज की सिंसियरिटी है, एक एक चीज बताना डिस्कस करना इन टच रहना पूछना, वो चीज नहीं होती। रिकॉर्डिंग्स भेज देते हैं, 1-2 दिन पढ़ा देते हैं, 3-4 दिन रिकॉर्डिंग भेज के हाँ जी ये लेक्चर नोट कर ले, नोट्स भेज देते हैं। मैं ले रही हूँ ना सेशन साथ साथ अपने क्लासेस के और के सब्जेक्ट के। तो ऐसा ही होता है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है सर यहाँ पे कि एक एक बच्चे को कहा जाता है जी माइक ऑन करेंगे बताएं, अच्छा ये क्विज हो रहा है। तो मतलब फिजिकल क्लासेस पढ़ी हैं, तब भी इतना नहीं था जितना यहाँ अपने कमरे में बैठ के ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सर। जी बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने बड़े अच्छे अल्फाज से याद किया। बस ये है कि आपने ये नहीं करना, फिर आप जब रिकमेंड हो जाएं और आप कहें कि जनाब बस हमारा काम खत्म हो गया, तो फिर आपको तकलीफ देंगे। आपको मैं इंशाल्लाह अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाऊंगा भी सही, और आपको जिम्मेदारियां भी देंगे कि ये दिया से दिया जलाना है। और जहां भी आप जाएं एक लेगेसी लेकर जाएं। ठीक है। तो जिस तरह एक होता है ना कि एक नस्लें होती है ना आपकी, तो ये एक इंटेलेक्चुअल जनरेशन्स भी होती हैं कि मैं उसका शागिर्द हूँ, तो वो शागिर्दों वाली ट्रेड्स आपके अंदर भी होंगी, आप भी डिलीवर करेंगे। और एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाने में इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह अभी तो हम लोग खुद बेरोजगार हैं, लेकिन जब हम लोग खुद पीपीएससी को compete करके किसी लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो आपके सेशन में ये हमारे जितने भी बैठे हैं इंशाल्लाह सारे अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो ये जब हम लोग सब आमीन। सिलेक्ट होंगे किसी मुकाम पे होंगे, तो हम इस सेशन में आज आप इसको रन कर रहे हैं, कल को हम भी सब्जेक्ट वाइज अपना कंट्रीब्यूशन इसमें, जैसे मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है तो मैं इंग्लिश का जैसे है, कोई बॉटनी का बैठा है, कोई मैथ का बैठा है, तो इस तरह वो सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन, वही बात है ना दिए से दिया। फिर हम सर को थोड़ा सा रेस्ट भी देंगे और उसमें अपना कर, क्योंकि फिर लोग हमें सुनेंगे भी तब ना जब हम कुछ खुद होंगे। अभी तो हमारी को किसी ने सुननी है। तो हम फिर इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। और ऐसी बात नहीं है हम मुड़ के क्यों, आपने हमें जो है ना वो कहते हैं ना पस्ती से बुलंदी तक, तो फिर हम कैसे, हम इंशाल्लाह जरूर आपके स्टूडेंट हैं सर, ये चीज हमें फिर विरसे में मिली है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। ये रब्बानी ने लिखा है कि दरिया खान आएंगे तो आपके लिए स्पेशल। अच्छा जी रब्बानी, बहुत शुक्रिया आपका।
अल्लाह ताला आपको जजा दे। और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सब बरसरे रोजगार हों और आप रिकमेंडेशन का लेटर मुझे भेजें, बस मैं इसी दिन के लिए जिंदा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। और वो खुशी, वो एक्साइटमेंट का एक अलग ही लेवल होता है, और वो पूरी जिंदगी आपको याद रहती है। और वो मैंने देखा है, जब रिकमेंडेशन आती है तो क्या वो सिचुएशन होती है, वो मैंने तो अपनी आंखों से देखी है। अब अगर हमारे मेरे रूममेट और मेरे बड़े करीबी दोस्त फरहान साहब होते ना यहाँ पे, फिर आपको वो बताते। ठीक हो गया ना? बाकी खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। और ये जो आपके तासुरात होंगे। जी हाँ। जी, उनकी स्टोरी मैंने बताई थी ना। तो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह दोस्त हैं। और हम इकट्ठे ही, मतलब हमने बड़े मुश्किल दिन भी इकट्ठे देखे हैं। और वही लोग आपको याद रहते हैं। और कहा जाता है ना कि तीन लोग आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलते। एक वो जो मुश्किल में साथ दे जाता है, एक वो जो मुश्किल में साथ छोड़ जाता है, और एक वो जो मुश्किल में डालता है। तो जो लोग मुश्किल में साथ देते हैं वो बड़े लोग होते हैं। फरहान साहब उनमें एक है माशाल्लाह। और मैं क्या बता रहा था आपको, कि बहुत अच्छे तासरात हैं आपके, बहुत अच्छी बात है। और ये पहले भी कहा है, अभी भी कहूँगा कि इन तासरात को दूसरों तक पहुँचाएं। सोशल मीडिया के ज़रिए, ये जहाँ भी आपको कोई वीडियो नज़र आती है तो उस पे ये तासरात को लिखें, ताकि आप तो मुझे जानते हैं ना, तो दूसरे भी जानें। आपका फ़ायदा आप समझते हैं हो रहा है, तो किसी और का भी हो। ठीक है। और ये दिए से दिए इंशाल्लाह हम जलाएंगे। और अल्लाह खैर करे कि चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक हो गया? और जी किसी ने कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो, वॉइस में बताइएगा जरा ना मुझे, जरा मैं भी सुनूं ना, मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। हाँ जी। हमारे एक महीना दोस्त यहाँ पे हैं, यूसुफ मुनीर साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो काइंडली कर दें। आपका कैसा रहा है लेक्चर? आज गालबन इनका पहला दूसरा लेक्चर है यहाँ पे, ये चले गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यूसुफ मुनीर साहब, मोस्ट वेलकम। सुनाया, कुछ सीखा है आपने, कुछ नई बातें पता चली हैं, या आप यही समझते हैं कि टाइम तो नहीं जाया हुआ आपका? नहीं नहीं जी, टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो कुछ चीज़ें तो एंड में ऐसी थी जो आपने अपनी लाइफ में सीखी हैं और देखी हैं अपने सामने, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो पता ही नहीं था, ना कभी बड़ों ने बताया, ना हमारा सब्जेक्ट ये रहा था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक हो गया। बाकी इनको क्या नसीहत करना चाहेंगे, ये जो नए जवान हैं, इनको तैयारी के हवाले से, जिंदगी के हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगे? नहीं, मशवरा मेरा ख्याल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे डिटरमिन्ड हैं, तो इसलिए यहाँ इतनी देर तक बैठे हुए लेक्चर भी ले रहे हैं और काफ़ी हद तक सीख रहे हैं। तो बस मेन ये है कि बस कोशिश करते रहें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें। तो इंशाल्लाह रिस्क जो है ना, वो अल्लाह ताला ने हर एक के लिए मुंतखब किया हुआ है, किसका कहाँ रिस्क है। तो बस कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब करेंगे। तो बस मेन जी बात जो जी, आपने अभी जज़ाकल्लाह जी। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने बात कही कि आप जिस शोबे में भी चले जाएं ना, मेन मकसद ये है कि जो कुछ सीखा है उसको आगे लोगों तक पहुंचाना है और इस शम्मा को जलाए रखना है। तो एक बात थोड़ा सा मुझे शायद पहले भी मैंने इजहार किया था, इख्तलाफ भी था, तो मैं दोबारा फिर यहाँ क्लास में क्योंकि बात हुई है तो मैं दोबारा फिर पुट करना चाहता हूँ। जिस तरह आपका पहले सिलेक्शन हुई थी उसमें, आई थिंक एफबीआर में नहीं हुई थी, कस्टम में शायद हुई थी सिलेक्शन। जी जी जी, एफबीआर का तो विंग है कस्टम जी। जी, तो वो उस वक्त भी मैंने आपसे यही कहा था कि हम अगर हम जैसे लोग नहीं जाएंगे तो कैसे निज़ाम बेहतर होगा। जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की थी इलेक्शंस के हवाले से, तो उसमें भी यही है कि हम वोट नहीं देंगे तो कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, मुख्तलिफ आमिर आते रहेंगे और निज़ाम जो है ना वो हमारा ना प्रॉपर जमहूरियत होगी ना कुछ।
तो इसी तरह जब हम अच्छे लोग जो है ना मुख्तलिफ शोबों में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक ही शोबे से वाबस्ता रहेंगे, यानी जिसमें आसानी हमें नज़र आए हम उस शोबे में चले जाएं, और जहाँ मुश्किलात हों वहाँ हम ना जाएं, तो निज़ाम बेहतर नहीं होना है। तो मेरा ख्याल से क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने कुछ लोग ऐसे दुनिया में भेजे हैं जिनमें बहुत सारे स्किल्स होते हैं, तो आप उस शोबे में भी जाते तो वहाँ भी आप लोगों से लोगों के सामने वाज़े तौर पर दिखाई देते कि आपके अंदर स्किल्स मौजूद हैं। तो जाना चाहिए मुख्तलिफ शोबों में। तो ये नहीं कि सिर्फ आसान शोबा तलाश कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त आपकी जॉब है वो काफ़ी कंपैरेटिवली बाकी जो जॉब्स आपकी हुई उनकी निस्बत काफ़ी आसान जॉब है। तो मेरा ख्याल से बाकी दोस्त जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि सिर्फ आसानी ना देखें, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मुल्क की खिदमत करने के लिए जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर जाएं, जहाँ पर आप समझते हैं कि यहाँ पर अच्छे लोगों की ज़रूरत है वहाँ लाजमी जाएं। ये ना देखें कि आपको चैलेंजेस होंगे तो फिर हम उस जगह को छोड़ दें। तो बस जी मुख्तलिफ शोबों में जाते रहें, और आगे ये सिलसिला जो है, जिस तरह आपने बहुत अच्छा एक सिलसिला कायम किया हुआ है ऑनलाइन का, कि आप कहीं भी हों तो आप मुख्तलिफ लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, और अपना जो सीखा है उसको लोगों तक पहुंचाए रखते हैं। तो बाकी लोग इस चीज़ को चलाए रखें ऐसे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूबल सजेशंस के लिए। ऐसे ही है कि हमें चैलेंजेस को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि हमारे उस एक्ट से कितने लोगों का बेनिफिट उसके अंदर है और कितना ज़्यादा उसको हम उसमें पे बैक कितना कर रहे हैं, कितना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें वो ज़रूर मामलात लेने चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ इसमें मेरी क्या आसानी है। बाकी ये तो एक इम्पोर्टेंट बात है, ये भी फैक्टर है। और दूसरा, मेरे ख्याल में जो सबसे अहम चीज़ होती है कि आपने अपना एप्टीट्यूड देखना होता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने कैरियर को डिसाइड करें। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको बेहतर लगता है तो उसमें परसू करें। अभी तो आप बड़े इनिशियल लेवल पे हैं, जब इंशाल्लाह आप आपकी मोर देन वन रिकमेंडेशंस होंगी तो इस हवाले से आपको मजीद भी गाइड करेंगे। और यूसुफ अली साहब हमारे कोलीग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, रावलपिंडी स्कूल में हमारे साथ उन्होंने काम किया है, हमारे सीनियर भी हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा हम इनसे बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं। तो बहुत कम ऐसे रेयरली होता है। आमतौर पे जब मैं डिपार्टमेंट में आया था तो ऐसे लगता था कि कोलीग्स कभी भी वो कहते हैं कि आपके दोस्त नहीं होते, लेकिन मुझे तो दोस्त क्या भाई मिले हैं। तो इसके लिए बड़ा अच्छा लगा है इनके साथ काम करके। ठीक हो गया जी, चीज़ें सारी कवर हो गई थी मोस्टली। तो इंशाल्लाह कल हम नया अपना जो रूम है उसकी तैयारी करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप सब अपना रंग ढूंढें और उसको खूबसूरत बनाएं। कमरे को जितना खूबसूरत बनाते जाएंगे उतना ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आसान कमरा हो जाए फिर हम क्या करें। सबसे आसान कमरा कौन सा होता है? वो तो फिर किचन या वॉशरूम होता है। ज्योग्राफी, चलें देखते हैं जी। मेरा वैसे कोशिश होगी कि कोई ऐसी चीज लेके आऊं जो इनसे थोड़ी डिफरेंट हो, हिस्ट्री से एटलीस्ट। मैथ जो है ना शाहजी, ये तो मैथ शुरू की तो फिर सारे भाग जाएंगे। शाह साहब सुन पा रहे हैं? मैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शाह साहब, आजकल आप अकेले अकेले चाय पीते हैं? नहीं सर, हम आपको मिस कर रहे हैं। बस मैं भी मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि अब करते हैं, कोई माहौल बनाते हैं बस। काफी दिन हो इस गया वीक आपके वैसे साथ भी ना। आपको 50-50 है। जी, ये इस वीक? वीक जी हाँ। नहीं, इस वीक मुश्किल है जरा, क्योंकि वो फरहान साहब के पास जाना है। जी हाँ, वो तो इसे चले जब। 50-50 है। जी जी, आजकल तो बाकी मौसम सर बड़ा वीआईपी है, बारिश में वॉक और चाय बड़ा मजा करती है, आप है नहीं। ऐसे ही है बिल्कुल, आजकल मौसम बड़ा जबरदस्त है। इंशाल्लाह करते हैं, अल्लाह खैर करे। बाकी चीजें आज चले की समझ में प्लान तो आ सर गई हैं। काफी पेंडिंग है फिर।
जी ऐसे ही है, बिल्कुल जी इंशाल्लाह करते अल्हम्दुलिल्लाह हैं। सर। ठीक हो गया शाह साहब, ठीक फिर मुलाकात इंशाल्लाह होती है। ठीक है जी, कल आप सबसे मुलाकात होती है, और कल देखते हैं किस ठीक है रूम सर, को लेकर इंशाल्लाह। आते हैं, तो इसको अल्लाह हाफ़िज़। सरप्राइज रखते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो चीज़ें बताई हैं उनको कवर करें, बारहा पढ़ें, बारहा पढ़ें, बारहा पढ़ें, पढ़ते पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। जज़ाकल्लाह।